एपिसोड 171। क्या सिद्धार्थ फंस जाएगा अशोक और महेंद्र के जाल में। मिस्टी और ध्रुव को उठाकर महेंद्र अपने गांव लेकर गया था। उसकी प्लानिंग क्या थी और क्या नहीं, ये सब जानने के लिए सिद्धार्थ भी तुरंत से उसके पीछे पीछे उसके गांव को निकल जाता है। वहीं मीरा ये के बाद कि सिद्धार्थ और उसके ध्रुव को लेकर महेंद्र वहीं पर गया है, वह भी बिना कोई देरी किए पुलिस में महेंद्र के अगेंस्ट कंप्लेंट लिखवा वहां से सीधा मिस्टी के गांव के लिए कार घुमा देती है। कितने ही घंटों के लगातार ड्राइविंग के बाद सिद्धार्थ महेंद्र के उस घर पहुंचता है जहां वह खुद कितने सालों तक रुका था। घर के बाहर अभी कोई नहीं था, जबकि हमेशा से उस घर के बाहर कितने ही चौकीदार और गार्ड रहा करते थे। ये देख सिद्धार्थ को थोड़ा अजीब लगता है। सिद्धार्थ यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि हारने के बाद भी अशोक जी के अपने जिले में इज्जत और रुतबा नहीं थे। वह एक जीते हुए मंत्री की तरह चकाचौंध में रहते थे, इसीलिए हमेशा से ही उनके घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा रहा करता था। और अभी ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ तक कि महेंद्र के वह गुंडे जो हर वक्त गाड़ी में बैठे रहते थे कि पता नहीं उन्हें कब वहां से महेंद्र को लेकर कहीं जाना हो, वह भी अभी नहीं दिख रहे हैं थे। ये सब सिद्धार्थ के लिए थोड़ा अजीब था, पर उसे अंदर तो जाना ही था, इसीलिए ज्यादा कुछ न सोचते हुए सिद्धार्थ उस घर के अंदर कदम बढ़ाता है। सिद्धार्थ जैसे ही घर के अंदर आता है, सामने का नजारा देख चौंक जाता है। अभी वह घर पूरी तरह से सजावट में था। वही सामने सोफे पर अशोक, महेंद्र और अवंतिका की मां सीमा जी बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अभी उनके घर में कोई फंक्शन चल रहा है, क्योंकि उन तीनों से बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। पर सिद्धार्थ के लिए यह बात चौंकाने वाली थी, वहां इस फंक्शन में कोई गेस्ट ना होकर गेट पर खड़े होने वाले चौकीदार, महेंद्र के गुंडे और कुछ बॉडीगार्ड है, पर कोई रिश्तेदार नहीं। आज सिद्धार्थ को यहाँ बहुत कुछ अजीब लग रहा था। सिद्धार्थ अभी कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही तुरंत से एक आदमी जा उस गेट को बंद कर देता है जिससे वह आया था। ये देख सिद्धार्थ शॉक्ड हो जाता है, आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। सिद्धार्थ को वहां गेट पर ऐसे शॉक्ड एक्सप्रेस में देख अशोक जी वहां से उसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराकर बोलते हैं, दामाद जी आप आ गए, सफर काफी बड़ा था, मुझे लगता है आपको आराम की जरूरत है। सिद्धार्थ अशोक जी की यह बात सुन चौंक जाता है। क्या इन्हें कुछ भी नहीं पता? क्या महेंद्र और अवंतिका ने अब तक इनसे सब कुछ छुपा के रखा है? सिद्धार्थ जो कि यहाँ पर अपने बेटे और मिस्टी के लिए आया था, वह अशोक जी के इस बात का जवाब देते हुए बोलता है, सॉरी महेंद्र जी, पर आप शायद मुझे जानते नहीं। मैं कोई कार्तिक आपका दामाद नहीं, बल्कि सिद्धार्थ ठाकुर, जिसके बारे में आप अभी। सिद्धार्थ आगे बोल पाता कि उससे पहले ही अशोक जी बोलते हैं, अरे दामाद जी आप भी कहाँ इन सब बातों में पड़ रहे हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नाम क्या है, आपकी असली पहचान क्या है। आप बस मेरे दामाद हो, इतना बात बस मुझे पता है, और इतने से ही मुझे लेना देना है। इतना बोलते हुए अशोक जी सिद्धार्थ के पास आ उसे अपने गले लगा लेते हैं, जिसके बाद से दूर हो जाते हैं। सिद्धार्थ को महेंद्र जी की यह बातें बहुत अजीब लगती है। वह समझ चुका था यह अशोक जी का कोई खेल है, वह जानबूझकर उसे ऐसे प्रेम से बातें कर रहे थे। ये सब सोचते हुए सिद्धार्थ की हाथ की मुट्ठी गुस्से में बंध जाती है। वह अशोक जी से गुस्से में बोलता है, ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे मेरा बेटा और मिस्टी चाहिए, क्या आप उसे यहाँ ला सकते हो? सिद्धार्थ की यह बात सुन अशोक जी पागलों की तरह हंसने लगते हैं। वह हंसते हुए अपने बेटे की ओर देख बोलते हैं, अच्छा तो वो छोटा बच्चा जिसे तू मिस्टी के साथ लाया था वो दामाद जी के पहले पत्नी के साथ का है? हाँ पापा, वह जीजे की पहली बीवी का संतान है। महेंद्र अपने पिता को जवाब देता है। उन दोनों बाप बेटे को ऐसे पहली पत्नी मीरा को बोलते देख सिद्धार्थ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आखिर ये लोग ये क्या बातें कर रहे हैं, और इनकी भला हिम्मत भी कैसे हुई ध्रुव को यहाँ पर उठाकर ले आने की। सिद्धार्थ अचानक से गुस्से में जा अशोक जी के काला पकड़ उन्हें खींचते हुए बोलता है, यह अपना राजनीतिक अपने पास रखना। उस समय से उम्र की वजह से इज्जत से बात कर रहा था, मुझे मेरा बेटा चाहिए, कहाँ है वह? सिद्धार्थ ने पीछे ध्यान नहीं दिया था, पर अशोक जी के उसके ऐसे काला पकड़ते देख तुरंत से वह सारे गुंडे जो अभी अपने हाथ में हथियार लिए हुए थे वह उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, पर उसे अशोक जी ने हाथ दिखाकर उन्हें मना कर दिया था। अभी सिद्धार्थ को ऐसे इतने गुस्से में देख और खुद के गिवान पर हाथ ऐसे पकड़ते देख भी अशोक जी के चेहरे का मुस्कान नहीं जाता। वह मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के हाथ को अपने काले से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, दामाद जी यह क्या लगा रखा है? मैंने बोला ना, आप चिंता मत कीजिए, आपकी पहली पत्नी का बेटा बहुत सही से है, आप अब दूसरी पर भी ध्यान दीजिए। ऐसे आपको एक के प्रति इतना निष्ठावान होना शोभा नहीं देता। क्या मतलब? सिद्धार्थ अशोक जी की यह बात सुन पूरी तरह से चौंक गया था। भला यहाँ दूसरी पत्नी कहाँ से आ गई?
उसने कहा किसी से शादी की है, मीरा के अलावा। सिद्धार्थ को ऐसे चौंकते देख महेंद्र जो कि पीछे ही खड़ा था, वह सिद्धार्थ के पास आ उससे अपने पिता के काले को छुड़ाते हुए बोलता है, जीजे क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? पापा क्या बोल रहे हैं? तू चिंता मत कर, मैं पहले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था, पर लगता है पापा सही है। तेरी शादी पहले अवंतिका से करवा देनी चाहिए थी। मैं अके का दुश्मन मार खा गया, पर कोई बात नहीं, जो तब नहीं हुआ वह अब होगा। सिद्धार्थ महेंद्र की यह बात सुन अशोक जी के गिरवा को छोड़ 2 कदम पीछे हो जाता है। ये लोग यहाँ पर उसकी शादी अवंतिका से करवाने की बात कर रहे थे, ये जानते हुए भी कि उनके सामने खड़ा है यह आदमी पहले से ही किसी औरत का पति और एक बच्चे का बाप है। आखिर यह कैसे बाप और भाई थे? सिद्धार्थ को ये सब सोचते हुए काफी गुस्सा आता है। उसे तो इन दोनों से घिन भी आ रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से होते देख अशोक जी अपनी पत्नी जो कि अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी उनसे बोलते हैं, बैठी बैठी यहाँ सिर्फ तमाशा ही देखने वाली है, जाके देखो अवंतिका तैयार हुई कि नहीं, दामाद जी को ज्यादा इंतजार करवाना ठीक नहीं। इतना बोलते हुए वो सिद्धार्थ की ओर देख मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए दामाद जी, आज सगाई और कल शादी का मुहूर्त है, हमें ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, हमें पता है आपको भी बहुत मीटिंग में जाना होगा। अपने पति की यह बात सुनते ही तुरंत से सीमा जी वहां से उठ जाने लगती है। सीमा जी ही इन सब में एक ऐसी थी जो इसके लिए तैयार नहीं थी, पर वह अपने पति और बेटे के सामने मजबूर थी। उनको ऐसे बातें करते देख और सीमा जी को वैसे अवंतिका को लाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाते देख सिद्धार्थ गुस्से में अशोक जी के पास आकर बोलता है, यह अपना तमाशा बंद करो, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, शादीशुदा के साथ साथ मेरा एक बच्चा भी है। आखिर तुम कैसे बाप हो? अपनी बेटी की शादी तुम ऐसे लड़के से तक करवा भी कैसे सकते हो? सिद्धार्थ की यह बात सुन ऊपर सीढ़ियों की तरफ जा रही सीमा जी रुक जाती है। ये देख अशोक जी अपनी पत्नी को डांटते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती? मैंने कहा अवंतिका को लेकर आओ। इस बार अशोक जी को ऐसे गुस्से में ये बोलते देख सीमा जी बिना रुके ऊपर चली जाती है। वहीं सिद्धार्थ अपने हाथ की मुट्ठी बांधे हुए गुस्से में अपने सामने महेंद्र जी को घूरे जा रहा था। अचानक से सिद्धार्थ अपना फोन निकाल उसमें एक नंबर डायल करते हुए अशोक जी से बोलता है, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं चाहता था सब कुछ आराम से हो जाए, पर अब मुझे लगता है मुझे पुलिस की मदद लेनी ही होगी। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ अपने फोन में निकाले उस नंबर पर कॉल लगा देता है, पर फोन पर शो हो रही नो नेटवर्क देख सिद्धार्थ चौंक जाता है। वह तुरंत से अपना सिम निकाल वापस ही लगाता है, पर इस बार भी उसके फोन में दोनों में से किसी भी सिम से नेटवर्क से कॉल नहीं जा रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे फोन लगाने के लिए परेशान होते देख महेंद्र मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे जीजा तुझे नहीं पता होगा पर पप्पा ने जामर लगाया है, जामर अब ना तो तेरा फोन यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ना ही बाहर से तुझे आने वाला है, अब जल्दी से सगाई के लिए तैयार हो जा। एपिसोड 172 क्या सिद्धार्थ करेगा दूसरी शादी? महेंद्र की बात सुन सिद्धार्थ गुस्से में उसकी ओर देखता है तो महेंद्र अभी मुस्कुरा रहा था। ये देख सिद्धार्थ की हाथ की मुट्ठी बंध जाती है। सिद्धार्थ अपने आसपास देखता है, अब जाकर उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। पूरे घर में अभी बॉडीगार्ड्स, महेंद्र के गुंडे और गेट के चौकीदार के अलावा और कोई ना होकर सिर्फ अवंतिका के परिवार ही क्यों थे? ये सब उनका प्लान था। वह जानबूझकर सिद्धार्थ को यहाँ बुला उसके साथ अवंतिका से शादी करवाना चाहते थे। इस बारे में सोचते हुए ही सिद्धार्थ गुस्से में जा अशोक जी से बोलता है, ऐसा कुछ भी सोचना भी मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मुझे किसी से भी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे एक बेटा भी है। पर सिद्धार्थ को इतना गुस्से में देखने के बाद भी अशोक जी उसे गुस्सा नहीं होते। वो सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए बोलते हैं, बेटा जी तो तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जा सकते हो, वो भी हमारी शर्त पूरी किए बिना। सिद्धार्थ से इतना बोलकर अशोक जी अपने बेटे की ओर इशारा करते हैं। सिद्धार्थ को उनके इशारे का मतलब नहीं समझ आता, पर तुरंत से पीछे से डैड सुन सिद्धार्थ पीछे मुड़कर देखता है तो सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाता है। अभी मिस्टी और ध्रुव गुंडों के बीच चारों तरफ से घेरे हुए थे, वहीं उनके पीछे खड़े वो 2 लोग उन दोनों की गर्दन पर चाकू रखे हुए थे। ये देख सिद्धार्थ चौंक जाता है। वो गुस्से में महेश से बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर गलती से भी उन्हें लग जाए तो हटाओ, दूर करो। सिद्धार्थ के ऐसे बोलने से महेंद्र और अशोक जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में देख अशोक जी अपने गुंडे को बोलते हैं, अगर हमारे दामाद जी थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश करें तो दोनों का गला रेत दो। ये सुन सिद्धार्थ चौंकते हुए उन्हें देखता है। ध्रुव तो मान लो उनका कोई नहीं लगता, पर मिस्टी तो खुद की नातिन थी।
उसके साथ भला वो ऐसा कैसे कर सकते थे, वो भी सिर्फ सिद्धार्थ को फंसाने के लिए। सिद्धार्थ गुस्से में अशोक जी से बोलता है, आखिर ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें समझ भी है सामने खड़ी वो बच्ची और कोई नहीं तुम्हारी खुद की नाती है, भला अपनी ही बेटी के बच्चे के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? सिद्धार्थ की यह बात सुन अशोक जी, जिनके चेहरे पर मुस्कान था, वह गुस्से में सिद्धार्थ से बोलते हैं, तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? वो तो हमारे इस खानदान पर एक कलंक है, मेरी बेटी की गलती मैं क्यों उठाऊं? मैं इतना भूमहान नहीं, अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे अभी खत्म कर देता। पर मैं उसे जिंदा रखे हुए हूँ, ताकि तुम मेरी बात मान सको। अगर तुमने थोड़ा सा भी ना करने की कोशिश की तो फिर तुम मुझे नहीं जानते। तुम सब पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। सिद्धार्थ अशोक जी की यह बात सुन गुस्से में बोलता है। पर सिद्धार्थ ऐसे गुस्से में देख अशोक जी मुस्कुराते हुए हम बोलते हैं, दामाद जी सत्ता में सब जायज है, ऊपर से मैं इतना महान नहीं कि किसी दूसरे कास्ट के लड़के का बच्चा अपने घर में रखूं। अगर तुम्हें इस शादी से मनमान नहीं तो अभी बोलो। हाँ, मुझे शादी नहीं करना, मैं अवंतिका से शादी तो बिल्कुल नहीं कर सकता। सिद्धार्थ तुरंत से अशोक जी के बातों का जवाब देता है। ये देख अशोक जी का गुस्सा बढ़ जाता है। वह उस गुंडे को इशारा करते हैं जो अभी मिस्त्री के ऊपर चाकू रखा हुआ था। अशोक जी के इशारा करते देख तुरंत से वह गुंडा मिस्टी के गले पर चाकू को थोड़ा हला देता है। चाकू का धार बहुत तेज था, इसीलिए उस गुंडे के थोड़ा सा हलाने भर से ही मिस्टी की गर्दन के साइड से खून निकलने लगता है। ये देख सिद्धार्थ घबराते हुए मिस्टी को बचाने के लिए दौड़ता है। इससे पहले सिद्धार्थ मिस्त्री तक पहुंच पाता, बहुत से गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। सिद्धार्थ मिस्टी को बचाना चाहता था, पर वह नहीं जाने दे रहे थे। सिद्धार्थ को ऐसे करते देख अशोक जी उसके पास आ उसे बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था दामाद जी, मुझे उस बच्ची से कोई लेना देना नहीं। आप इस बारे में एक बार सोच सकते हैं, वरना मेरे एक इशारा और दोनों का गर्दन मेरे आदमी तुरंत रेत देंगे। अगर आप नहीं चाहते कि दोनों बच्चे सलामत रहे तो आप अपनी बात पर अड़े रह सकते हैं। अशोक जी की यह बात सुन सिद्धार्थ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वह जान गया था ऐसे न बोलने से कोई फायदा नहीं, इससे उन दोनों बच्चों को नुकसान होगा। ऊपर से मिस्टी की गर्दन से अभी खून गिर रहा था, उसे जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। यह सोचते हुए और उसकी हालत देख सिद्धार्थ बोलता है, ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। बिल्कुल हम तैयार हैं, आप जो बोलो। सिद्धार्थ को शादी के लिए हाँ बोलते देख तुरंत से अशोक जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो सिद्धार्थ की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देख सिद्धार्थ सोचते हुए बोलता है, अवंतिका से शादी के बाद हम एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकेंगे। तुम्हारे गुंडे मुझे, अवंतिका और ध्रुव मिस्टी को एक साथ ले जाकर गांव से बाहर निकालेंगे और मुझे अपने भाई करना है। सिद्धार्थ की यह बात सुन महेंद्र जी कुछ बोल पाते कि उससे पहले ही महेंद्र उसके पास आकर बोलता है, पापा आपको जीजे की ऐसी कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं। आपको नहीं पता ये कितना शातिर है, जरूर इसके दिमाग में कोई खुरपती प्लान चल रहा होगा। पर अशोक जी अपने बेटे को इग्नोर करते हुए सिद्धार्थ से बोलते हैं, दामाद जी हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है, आप बस शादी के लिए तैयार रहें। इतना बोलते हुए अशोक जी सिद्धार्थ के पीछे खड़े उन गुंडों को हटने का आदेश दे देते हैं, जिसके बाद वो तुरंत से सिद्धार्थ दौड़ते हुए मिष्टी के पास जा उसके गर्दन पर अपना रुमाल रख उसे ढक देता है। तुरंत से वहां डॉक्टर भी आ जाता है, जो कि महेंद्र ने बुलाया था, जिससे मिष्टी की इलाज शुरू हो जाती है। वहीं खड़ा ध्रुव ये सब देख हैरान था, उसे समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह मिष्टी की कैसी परिवार है जो उसके साथ ऐसे इतने गंदे तरीके से बिहेव करते हैं, वह भला उनके साथ ऐसे कैसे रहेगी। अपने गले पर चाकू रखे देख ध्रुव को बिल्कुल भी डर नहीं लगा था, उसे यकीन था ये लोग बस उसके डैड को धमकाने के लिए यह बोल रहे हैं। पर जैसे ही उसने मिष्टी के गले से खून बहते देखा, ध्रुव का डर जो पहले नहीं था वह गया। वो चौंकने वाली एक्सप्रेस से अपने डैड की ओर देखता है कि उसके डैड आखिर मिष्टी को बचाने के लिए क्या करते हैं। पहले तो सिद्धार्थ की तरह ध्रुव भी अशोक जी के इस शर्त को नहीं चाहता था कि उसके डैड माने, पर मिष्टी की ऐसी हालत देख ध्रुव भी हार मान जाता है। वह भी अपने पिता के इस डिसीजन से बिल्कुल भी नाराज नहीं था। उसे पता था जब 7 साल रहने के बाद भी उसके डैड किसी और के साथ शादी नहीं कर पाए थे, तो अब भला वह कैसे किसी से शादी करेंगे। जरूर उनके दिमाग में कोई प्लान होगा जिसके हिसाब से वह अभी शादी के लिए हाँ बोले होंगे। अशोक जी चाहते थे कि अभी अवंतिका और सिद्धार्थ की सगाई हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी अवंतिका को इस सगाई के लिए तैयार करने के लिए बोला था। सीमा जी अवंतिका के पास गई थी उसे मनाने के लिए, लेकिन अवंतिका भी कोई सिद्धार्थ से शादी नहीं करना चाहती थी, पर अपने पिता के हाथों मजबूर हो वह शादी के लिए तैयार हो गई थी।
लेकिन सिद्धार्थ अशोक जी को बहुत मुश्किल से इस बात के लिए मनाता है कि वह आज सगाई ना करके तो सीधा अवंतिका से कल शादी करेगा। भला सगाई करके क्या फायदा? अशोक जी कुछ सोचते हुए सिद्धार्थ की बात मान जाते हैं। वह सिद्धार्थ, मिस्टी और ध्रुव को एक साथ रहने के लिए एक कमरा दे देते हैं। उन लोगों को कल की शादी के लिए तैयार रहने का बोल अशोक जी अपने बेटे से बोलते हैं। ध्यान रखना, मुझे दामाद जी पर विश्वास नहीं, जरूर उनके मन में कुछ चल रहा है, गलती से भी इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। हाँ पापा। महेंद्र तुरंत से अपने पिता के बात पर सिर में हिला देता है। एपिसोड 173 क्या तैयार होगी मीरा सिद्धार्थ की दूसरी शादी के लिए? सिद्धार्थ को शादी के लिए तैयार होते देख अशोक जी उसे एक कमरे में मिस्टी और ध्रुव के साथ भेज उस घर का जैमर हटा देते हैं। तुरंत से सिद्धार्थ अपने कमरे में जाकर प्रेम को फोन करता है। वह प्रेम को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। शायद सिद्धार्थ ने पहले ही यहाँ से निकलने के बारे में सब कुछ सोच लिया था। मिस्टी और ध्रुव को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। वह दोनों बस बिस्तर पर बैठे हुए सिद्धार्थ को घूरे जा रहे थे, जो अभी खिड़की के पास खड़े हुए प्रेम से बात कर रहा था। ध्रुव अचानक से मिस्टी से पूछता है, क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें नहीं मानती? ध्रुव की यह बात सुन मिस्टी कुछ सोचते हुए बोलती है, ऐसा नहीं है, मैंने एक दिन अपनी मम्मा और उनकी दोस्त की बातें सुनी थी। वह बस अपने बॉयफ्रेंड की मौत की जिम्मेदार मुझे मानती है, इसीलिए, वरना मेरी मम्मा मुझे नफरत नहीं करती। मिस्टी की यह बात सुन ध्रुव शांत हो जाता है। वैसे तो ध्रुव को पूरा यकीन था, इस घर में ऐसा कोई नहीं था जो मिस्टी को मानता था। फोन पर बात खत्म करने के बाद सिद्धार्थ अपने दोनों बच्चों के पास आकर बोलता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ देख लिया है, हम आज रात यहाँ से निकलेंगे। क्या? सिद्धार्थ की यह बात सुन वह दोनों बच्चे चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देख सिद्धार्थ उन दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम लोगों को बस डैडी पर ट्रस्ट करना है, बाकी डैडी संभाल लेंगे। सिद्धार्थ की यह बता सुन उन दोनों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपना सिर में हिला देते हैं। ध्रुव और सिद्धार्थ के बीच अभी रिश्ता उतना ठीक नहीं हुआ था, ना ही ध्रुव मिस्टी के साथ इतना फ्रेमलियर होकर बात भी किया करता था, लेकिन वह सिद्धार्थ को इस स्थिति में ना भी नहीं बोल रहा था। वह जानता था अभी का समय इन सब का नहीं है, अभी उसे सिद्धार्थ को समझने की जरूरत है। जैसा कि सिद्धार्थ ने प्लान बनाया था, रात के खाने के बाद वह तीनों उस रूम में आकर बैठे हुए थे। उनका प्लान शुरू ही होने वाला था कि तभी महेंद्र, जिसकी नींद उड़ी हुई थी क्योंकि वह अपने पिता की बात मान आज रात भर इनकी निगरानी करने वाला था, वह आकर इनके बिस्तर पर बैठ बातें करने लगता है। महेंद्र को ऐसे देख सिद्धार्थ अपने घड़ी में टाइम देखता है। घड़ी में टाइम देखने के बाद सिद्धार्थ खुद में बोलता है, लगता है इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ मिस्टी को आंख मार देता है। सिद्धार्थ की बात को समझते हुए मिस्टी, जो कि अभी महेंद्र और ध्रुव के साथ ही बातें कर रही थी, वह अचानक से उबासी लेते हुए बोलती है, मुझे लगता है अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना बोलते हुए मिस्टी ध्रुव की ओर देख कुछ सारा कर जाकर बिस्तर की एक कोने में सो जाती है। मिस्टी के इशारा को समझने के बाद थोड़ी देर बाद ध्रुव भी वही करता है। वह दोनों बच्चे बिस्तर के एक साइड में जाकर सो गए थे। अब उस कमरे में खामोशी थी, न तो सिद्धार्थ कुछ बोल रहा था, न ही महेंद्र। उन दोनों के बीच में पहले से ही अनबन हुआ करता था। सिद्धार्थ ने पहले भी बहुत बार महेंद्र के काम को नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए आज तक उन दोनों में सही से बातचीत नहीं हुई थी। दोनों बच्चे की ओर देखते हुए सिद्धार्थ महेंद्र की ओर उखड़े हुए आवाज में बोलता है, अब तूने जाना चाहिए, बच्चे भी सो गए हैं, उन्हें शांति की जरूरत है। सिद्धार्थ की यह बात सुन महेंद्र ध्रुव और मिस्टी की ओर देखता है, जो बहुत शांति से सोए हुए थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उन दोनों को ऐसे सोए देख महेंद्र वहां से उठ जाने लगता है। वह गेट तक गया था कि तभी महेंद्र को गुस्सा आता है। वो पीछे मुड़ सिद्धार्थ की ओर देखकर बोलता है, जीजे मैं बाहर खड़ा हूँ, गलती से भी यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, अंदर गेट के पास तक मेरे लोग खड़े हैं, अगर तुमने ऐसी गलती की फिर वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे या मैं नहीं जानता। इतना बोलते हुए महेंद्र वहां से चला जाता है। महेंद्र के जाने के बाद तुरंत से सिद्धार्थ गेट बंद कर खुद मुस्कुराते हुए बोलता है, इसका दिमाग कभी नहीं चलता, हर वक्त उबलता रहता है। इतना बोलकर तुरंत से सिद्धार्थ हाथ में ताली मारता है, जिसकी वजह से उसके दोनों बच्चे उठकर बैठ जाते हैं। ये सिद्धार्थ का एक प्लान का हिस्सा ही था, महेंद्र को वहां से भगाने के लिए। उनको उठते देख तुरंत से सिद्धार्थ अलमीरा से वो रस्सी निकालता है, जिसका इंतजाम वह पहले ही कर चुका था। सिद्धार्थ तुरंत से उस रस्सी को खिड़की के एक साइड बांधते हुए उसके सहारे उतरने लगता है।
सिद्धार्थ ने उतरकर देख लिया था ये रस्सी उसके लिए सही था। ये देखने के तुरंत बाद सिद्धार्थ अपनी बेटे को इशारा करते हुए बोलता है तुम पहले आओ, मैं तुम्हें पहले नीचे लेकर जाऊंगा। सिद्धार्थ की यह बात मान तुरंत से ध्रुव उसके पास उसके सीने से लग जाता है, जिसके बाद सिद्धार्थ ध्रुव को पकड़े हुए वहां से नीचे उतरने लगता है। अभी वह लोग कुछ दूर नीचे गए ही थे कि तभी ध्रुव बोलता है मम्मा। ध्रुव को अभी मामा बोलते देख सिद्धार्थ चौंकते हुए अपने बेटे की ओर देखता है, जो कि अभी दूसरे साइड देख रहा था। सिद्धार्थ ध्रुव से पूछता है क्या तुम इस वक्त अपनी मम्मा को मिस कर रहे हो? चिंता मत करो, हम बहुत जल्द वहां पहुंच जाएंगे। सिद्धार्थ की यह बात सुन ध्रुव उसके चेहरे को पकड़ उस घर के गेट की ओर दिखाता है जहां अभी मीरा की कार लगी थी। ये देखते ही तुरंत से सिद्धार्थ के होश उड़ जाते हैं। मीरा यहाँ पर क्या कर रही है? क्या वह सच में इन दोनों के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई थी? लेकिन क्यों? सिद्धार्थ के लिए मीरा की यह टाइमिंग बहुत गलत है। जहां अभी वह आराम से यहाँ से निकल रहा था, वही मीरा को वैसे उस घर के गार्ड के साथ अंदर आते सिद्धार्थ के हाथ पर रुक गए। वह समझ नहीं पा रहा था वह क्या करे। वही सिद्धार्थ के सीने से चिपका ध्रुव सिद्धार्थ से पूछता है क्या हम मम्मा को ऐसे लोगों के बीच छोड़कर जा सकते हैं? ध्रुव की यह बातें सुन सिद्धार्थ बिना ज्यादा सोचे तुरंत से उसे ले वापस चढ़ने लगता है। उस रस्सी के सहारे ऊपर उस कमरे में जा तुरंत से सिद्धार्थ उस रस्सी को खोल उसे वापस से अलमीरा में रख देता है। ये सब देख तुरंत से मिस्टी सिद्धार्थ के पास आ उससे पूछती है क्या हम सब यहाँ से नहीं निकलेंगे? सिद्धार्थ मिस्टी की यह बात मान उसे समझाते हुए बोलता है नहीं, अभी नहीं, हमें थोड़ा वक्त और यहाँ रुकना होगा। इतना बोलने के बाद सिद्धार्थ उन दोनों को बिस्तर पर जा सोने का बोल खुद खिड़की के पास खड़ा हो कुछ सोचने लगता है। सिद्धार्थ अभी इस घर से कैसे निकले इस बारे में सोच रहा था। वो अगर अभी नहीं निकले तो बाद में उनके लिए निकलना पॉसिबल नहीं, ऊपर से महेंद्र के वो आदमी। इस वक्त सिद्धार्थ के एक टेंशन की वजह मीरा भी थी जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई थी। सिद्धार्थ यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर महेंद्र और अशोक जी मीरा के साथ क्या करने वाले थे। क्या वो मीरा से झूठ बोलते हुए उसे यहाँ से खुद सही सलामत भेजने वाले थे या फिर उनके जैसे ही किडनैप करने वाले थे? सिद्धार्थ अभी यह सोच ही रहा था कि तभी उस रूम का गेट बजता है। ये देख सिद्धार्थ थोड़ा रुकते हुए रूम का गेट खोलता है तो सामने का नज़ारा देख चौंक जाता है। अभी गेट पर कोई और नहीं मीरा थी, जिसके पीछे महेंद्र के गुंडे थे। वहीं महेंद्र अभी मीरा के बगल में बैठे हुए था। सिद्धार्थ को ऐसे चौक देख महेंद्र उससे मुस्कुराते हुए बोलता है सरप्राइज सरप्राइज जीजे, देखो तो तुमसे मिलने कौन आए है। सिद्धार्थ महेंद्र की यह बात सुन कोई जवाब नहीं देता। ये देख महेंद्र अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखते हुए बोलता है लगता है जीजी को अभी अपने पहली पत्नी से पर्सनल में कुछ बात करना है, चलो रे इनको आराम करने दिया जाए। इतना बोलते हुए महेंद्र मीरा को उस रूम में जाने का इशारा कर वहां से चला जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मीरा को इस वक्त महेंद्र पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर उसकी नज़र जैसे ही सिद्धार्थ गई वो तुरंत सिद्धार्थ के गले लग जाती है। एपिसोड 174 सिद्धार्थ मीरा का झगड़ा। ये देखते हुए कि सिद्धार्थ सामने खड़ा है, मीरा बिना कोई देरी किए उसके गले लग जाती है। वह सिद्धार्थ से गले लग उससे बोलती है तुम ऐसे अचानक से कैसे चले आए? ध्रुव भी इनके चंगुल में है, हमें साथ में ध्रुव को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मीरा की यह जवाब सुन सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता। बाकी मीरा उसके गले लगी हुई थी, पर उससे सिद्धार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी अपने हाथ की मुट्ठी कसे हुए था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ देर हो जाने के बाद भी जब सिद्धार्थ की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता, वह कुछ नहीं बोलता, तो मीरा उससे दूर होती है। तब मीरा की नज़र सिद्धार्थ के सिर पर लगी चोट पर जाती है जो अभी ताज़ा था। वही वहां पर भी कोई बैंडेज नहीं बांधा था, क्योंकि सिद्धार्थ उसे यहाँ से आने के पहले निकाल चुका था। सिद्धार्थ के चोट को देखते ही तुरंत से मीरा उसके सिर को नीचे का उसे चोट को ध्यान से देख सिद्धार्थ से चौंकते हुए पूछती है ये सब कैसे हुआ? क्या तुमने यहाँ किसी से लड़ाई की? तुम्हें इतना चोट लगा है, तुम्हें तो अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चलो हम यहाँ से चलते हैं। इतना बोलते हुए मीरा सिद्धार्थ का हाथ पकड़े हुए उसे बाहर की ओर खींचने लगती है, पर सिद्धार्थ अपनी जगह से नहीं उठता। मीरा की हरकत देख सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोलता है तुम दर्द भी दो और दवा लगाने की बातें भी करो। मीरा सिद्धार्थ की यह बात सुन चौंक गई। वह सिद्धार्थ के चेहरे की ओर देखती है तो अभी उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान था। मीरा को सिद्धार्थ की यह बातें और उसकी यह हरकत कुछ समझ नहीं आ रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वहीं मीरा को ऐसे चौंकते देख सिद्धार्थ उससे अपना हाथ छुड़ा उस बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है जहां अभी मिस्टी और ध्रुव सोए हुए थे। मीरा गेट पर ही खड़ी थी। सिद्धार्थ के बिस्तर पर बैठते ही तुरंत से मीरा की नज़र अपने बेटे पर जाती है जो अभी बिस्तर पर सोया था। ध्रुव को देख मीरा मुस्कुराते हुए
तुरंत से ध्रुव के सिर पर हाथ रख बोलती है, थैंक गॉड ध्रुव सेफ है, मुझे तो लगा अभी मीरा इससे आगे कुछ बोल पाती कि तभी उसका ध्यान सिद्धार्थ की तरफ जाता है, जो उसके सामने ही बैठे हुए कुछ सोच रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे देख मीरा को उसकी थोड़ी देर पहले बोली बातें याद आती है। मीरा सिद्धार्थ को ऐसे देख उसकी तरफ धीरे धीरे अपने पैरों को बढ़ाते हुए सिद्धार्थ के बगल में जा बैठ पूछती है, क्या हुआ, तुम इतना नाराज क्यों दिख रहे हो। सिद्धार्थ मीरा के इस बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देख मीरा उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोलती है, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो हम उस आपस में बात करके सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे शांत रहने से किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता। मीरा की यह बात सुन इतनी देर से शांत बैठा सिद्धार्थ अचानक से मुस्कुरा देता है। वह मुस्कुराते हुए वहां से उठ मीरा के सामने आ उसका मजाक उड़ाने वाली आवाज में बोलता है, तो तुम चाहती हो हम सब करें बातें, पर क्या कभी तुमने ये कोशिश किया, क्या तुमने कभी मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश में मुझसे बातें करके की सोची। सिद्धार्थ का ये जवाब सुन मीरा शांत हो जाती है। ये देख सिद्धार्थ तुरंत से बोलता है, नहीं मिस मीरा राजपूत, आपने अब तक हमारे शादी में ऐसा कभी भी नहीं किया। आप शुरू से ही अपनी सारी जिंदगी, मर्जी, आदेश मुझ पर बहुत ही अच्छी तरीके से थोपते आ रही है। वह मैं था जो इतने वक्त से इस रिश्ते को ढोते आ रहा हूँ। मीरा सिद्धार्थ का ये जवाब सुन चौंक जाती है। वो तुरंत से बिस्तर से उठ सिद्धार्थ के पास जा उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोलती है, सिद्धार्थ मुझे लगता है तुम अभी काफी गुस्से में हो, हम इस बारे में शांति से बात करेंगे, पहले हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पर सिद्धार्थ अभी लगता था मीरा की बात सुनने के मूड में नहीं। मीरा को ऐसे अपने पास हाथ पकड़ते देख सिद्धार्थ उसे गुस्से में खुद का हाथ खींचते हुए बोलता है, कहाँ बात करेंगे और कैसे, सब कुछ ठीक था, पर देखो हमेशा की तरह एक बार फिर से तुमने बीच में इंटरफेयर कर सब कुछ खराब कर दिया। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा चौंक जाती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब उसने क्या किया। तभी मीरा को मिस्टी की किडनैपिंग की ध्यान आती है। वो समझ गई थी कि सिद्धार्थ उसके लिए ही परेशान है, क्योंकि उसकी वजह मीरा थी। पर मीरा को उम्मीद नहीं था कि सिद्धार्थ इतना परेशान हो जाएगा। वहीं मीरा को ऐसे कुछ ना बोलता देख सिद्धार्थ उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तो क्या अभी तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं। ये बोलते हुए सिद्धार्थ कुछ सोचने का नाटक करता है, फिर अचानक से गुस्से में बोलता है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, मीरा राजपूत बात कहाँ करती है, वह तो सीधा एक्शन करती है। जरूर तुमने इसके बारे में ही कोई प्लान अपने दिमाग में पहले से ही फिट कर लिया होगा, इसीलिए तो तुम अभी मेरे सामने शांत हो, क्योंकि तुम्हारा सारा प्लान मेरे पीछे से ही शुरू होता है। सिद्धार्थ की यह बातें मीरा के सीने में चाकू की तरह लग रहे थे। वह सिद्धार्थ को इतना गुस्सा देख काफी परेशान हो गई थी। वही उसकी आंखों में आंसू भर गया था। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि वह अब क्या करे, कैसे सब कुछ ठीक करे। वह सिद्धार्थ से पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे बताओगे मेरी गलती क्या है, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि तुम किसी और के बच्चे के लिए हमारे बीच ये सब। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इतना बोलकर मीरा चुप रह जाती है। मीरा आगे क्या बोलने वाली है उस बारे में सिद्धार्थ को अंदाजा था, इसलिए मीरा के रुकते ही सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोलता है, किसी और का बच्चा ठीक है मान लिया, पर मेरे भाई, मेरे डैड और मेरे बरसों की मेहनत की खड़ी की उस बिजनेस का क्या, जिसे बर्बाद करने के लिए तुमने अपनी एड़ी चोटी एक कर दी। इतना बोल सिद्धार्थ चुप हो गया। फिर अचानक से अपने आप को कनेक्ट करते हुए बोलता है, अरे नहीं सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, इन सब में तुमने तो अपना एक पार्टनर भी तैयार कर लिया था, क्यों, क्या मैं सही नहीं। पार्टनर। सिद्धार्थ के मुंह से यह शब्द सुन मीरा चौंकते हुए बोलती है। मीरा को ऐसे चौंक देख सिद्धार्थ हंस देता है। वह अपने सिर पर हाथ रख अपने ही बालों को अपनी आंख मसलते हुए बोलता है, करण आहूजा, क्या तुम उसे इतनी आसानी से भूल गई, क्या तुम्हें यह भी याद नहीं कि उसके साथ मिल तुमने क्या क्या किया। मीरा को अब जाकर सभी माजरा समझ आया था, तो सिद्धार्थ इस बात से नाराज था। मीरा को इस बारे में पूरी जानकारी थी कि करण आहूजा ठाकुर ग्रुप को बर्बाद करने के पीछे लगा है, पर उसके पीछे की वजह मीरा को उसने बिजनेस राइवल्स की। करण को इस शहर में अपना नाम बनाना था, अपने कंपनी को आगे पहुंचना था, इसीलिए वह ठाकुर ग्रुप्स को गिराना चाहता था। पर मीरा को इस बात की जरा सी भी धर जानकारी नहीं थी। करण ये सब कुछ सिद्धार्थ और उससे बदला लेने के लिए कर रहा है। सिद्धार्थ की यह बातें सुन मीरा चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह सिद्धार्थ को कैसे एक्सप्लेन करे। फिर भी मीरा अपनी दबी हुई आवाज में बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हारी माँ से बदला लेने के लिए, तुम्हें चोट पहुंचाने के बाद वह तुम्हारा सब कुछ प्रेम को देने वाली थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिद्धार्थ मीरा की यह बात शांति से सुनता है। फिर अचानक से मीरा के तरफ अपना सिर झुक अपनी आंखों में गुस्सा लिए उससे बोलता है,
तुम्हें मेरी मॉम का चाल समझ में आ गया। तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा कि वह सब कुछ मेरे ही भाई को दे रही थी, पर क्या तुमने जो किया उसके लिए तुम खुद को माफ कर पाओगे? क्या तुम्हें लगता है उस आदमी के साथ जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, उसके साथ मिलकर तुम मेरे ही परिवार को बदनाम कर बैठी? क्या ये सही था? सिद्धार्थ का दिया ये झटका मीरा के लिए सबसे बड़ा झटका था। सिद्धार्थ को मारने की कोशिश करने की ये बात सुन मीरा चौंक जाती है। उसे सिद्धार्थ की यह बात समझ नहीं आ रही थी। वो अपने आंखों में आंसू लिए कंफ्यूज्ड होकर सिद्धार्थ को घूरे जा रही थी। मीरा को ऐसे देख सिद्धार्थ अपना फोन खोल उसमें एक वीडियो चला देता है। इस वीडियो में कुछ गुंडे थे जिनकी हालत अभी सही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका मरम्मत बहुत अच्छे से हुआ था। वहीं वो उस वीडियो में यह बात अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे थे कि उस दिन सिद्धार्थ के एक्सीडेंट के वक्त जो तीसरी टोली आई थी वह उनकी थी, जो कि उन्होंने करण के बोलने पर किया था। इससे पहले भी वो सिद्धार्थ की कार का ब्रेक फेल कर चुके थे, पर उसमें सिद्धार्थ बच गया था, जिसके बाद ही करण ने उन्हें उस दिन उस पहाड़ी पर सिद्धार्थ को मारने का आदेश दिया था। ये सब देख मीरा के हाथ कांपने लगते हैं। वह अपने आंखों में आंसू लिए सिद्धार्थ देख बोलती है, जो अभी अपनी आंखें लाल किए बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ उसके सामने खड़ा था। सिद्धार्थ को ऐसे देख तुरंत से मीरा बोलती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने तो जब इन्वेस्टिगेशन करवाया था तब मुझे सिर्फ। मीरा अभी इससे आगे कुछ बोल पाती कि तभी सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोलता है, इंसान जो देखना चाहता है वही उसे दिखता है। तुम्हें बस प्रेम की मां सॉफ्ट टारगेट लगी, ठीक है। उन्होंने गलत किया, तुमने उनसे बदला लेने की सोची, पर क्या तुमने सब कुछ सही से पड़ताल किया? उस रोज सिर्फ मेरे मॉम के ही नहीं बल्कि 2 और लोगों के भेजे गए लोग थे। एक मेरा खुद का भाई, अब दूसरा तुम्हारा सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड करण आहूजा, जिसने तुम्हें स्कूल वक्त में मोलेस्ट करने की भी कोशिश की थी। पर मेरी परिवार से बदला लेने के लिए तुम इतना उतारू हो गई कि तुम उसके पिछले सारे गुनाह भूल उसके साथ हाथ मिला बैठी। सिद्धार्थ की इन बातों का मीरा के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस शॉक्ड एक्सप्रेशन से अपने आंखों में आंसू लिए सिद्धार्थ के ओर देखे जा रही थी। मुझे लगता है आप में से कितनों को ही सिद्धार्थ का ये रवैया मीरा के प्रति गलत लगेगा, पर मुझे ये पार्ट लिखना था। सिद्धार्थ के साथ साथ मीरा को भी उसकी गलती का रियलाइज होना चाहिए कि आखिर उसने क्या किया अपने बदले के आगे। एपिसोड 175, क्या टूट जाएगा मीरा सिद्धार्थ का रिश्ता। दरअसल जब से सिद्धार्थ की याददाश्त आई थी तब से वह उस तीसरे ग्रुप के गुंडे को ढूंढने में लगा था, क्योंकि उसके भाई ने उससे यह बात पता चल चुका था कि उसकी मॉम ने उस दिन उसके लिए गुंडे भेजे थे, और दूसरा उसका खुद का भाई विक्रम था, जिसे सिद्धार्थ ने बेहोश होने से पहले अपने आंखों से देखे था। इसलिए आते ही सिद्धार्थ ने सबसे पहले विक्रम के कमजोरी का पता लगाया था, जिससे वो विक्रम को उसकी गलती का सजा दे सके, पर जो कि सिद्धार्थ ने किया भी। पर विक्रम को सबक सिखाने में सिद्धार्थ को कितना बड़ा लॉस हुआ था वह सिद्धार्थ ही जानता था। ठाकुर ग्रुप में जो सिद्धार्थ के 60% शेयर थे, उसमें से सिद्धार्थ 50% एक दूसरी कंपनी को गिरवी रख चुका था, जिसमें सिद्धार्थ को अगले 6 महीने में उसे वह पैसे वापस करने हैं। अगर वह नहीं कर पाता तो उस दूसरी कंपनी का 50% हक उसकी कंपनी पर हो जाएगा। ये बात कोई नहीं जानता था, प्रेम भी नहीं, कि वो कंपनी कौन है और सिद्धार्थ के शेयर उसने किससे बेचे हैं। अब बस सिद्धार्थ उस तीसरे ग्रुप के पीछे लगा हुआ था। बहुत मुश्किलों के बाद सिद्धार्थ वहां पहुंचा। सिद्धार्थ को करण के बारे में उतना ध्यान नहीं था। हाँ, वह जानता था कि करण के मन में शायद से अभी भी मीरा को लेकर कोई फीलिंग होंगी, पर उसने यह उम्मीद नहीं किया था कि इन सब में उसका भी हाथ होगा। पर जब सिद्धार्थ को सच का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। सिद्धार्थ करण से बदला लेना चाहता था, पर करण अभी यहाँ था नहीं, वह अपने किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री गया था। इसी दौरान अपने ऑफिस में काम करने गए सिद्धार्थ को अपने ऑफिस की हालत के बारे में पता चलती है, जिसके वजह सिर्फ 2 कंपनियां थी ठाकुर इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने में। 2 कंपनियों ने बहुत मेहनत की थी, एक तो उसकी खुद की पत्नी और दूसरा करण आहूजा की कंपनी। सिद्धार्थ को ये सब जान काफी तकलीफ हुआ जब उसके परिवार को मीरा की जरूरत थी, तो वो उनके साथ ना होकर उसके ही कातिल के साथ मिल उसके परिवार को बर्बाद करने में लगी थी। अगर मीरा उसके डैड के साथ थोड़ा सा सही से रहती तो शायद से आज उसके डैड ऐसे नहीं होते। पर मीरा को ठाकुर परिवार से कोई लेना देना ही नहीं था, वो तो बस सिद्धार्थ के बदले को लेने में लगी थी, क्योंकि उसकी मां ने उसके साथ गलत किया था। ये सोचते हुए सिद्धार्थ एक बार के लिए मीरा को माफ भी कर दिया था, पर उसके इस बात को वो अभी तक माफ नहीं कर पाया था कि मीरा ने करण की मदद की थी, उस करण की जिसने उसको मोल्ड करने कोशिश की थी। इसलिए इन दिनों सिद्धार्थ का रवैया मीरा के प्रति उखड़ा रहता था। अपने सामने मीरा को वैसे देख सिद्धार्थ को भी काफी तकलीफ हो रहा था, पर वह अभी दिमाग और दिल की जंग में पूरी तरह से उलझ चुका था।
मीरा को ऐसे देख सिद्धार्थ उससे कुछ बोलने वाला ही था कि तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वह मीरा से कुछ ना बोल अचानक से वहां से पीछे मुड़ उस कमरे का गेट खोलता है तो तुरंत से वहां महेंद्र फर्श पर गिर जाता है। महेंद्र को ऐसे देख सिद्धार्थ थोड़ा गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हारी आदत आज तक नहीं गई या फिर तुम्हें दूसरों के पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। सिद्धार्थ ने पहले ही यह अंदाजा लगा लिया था कि महेंद्र हमेशा की तरह उसके हर काम में टांग लगाने के जैसा आज भी यही होगा। उसका सोचना सही था। अभी गेट पर महेंद्र बहुत पहले से ही खड़ा था। उसने उन दोनों के बीच के सभी बातों को सुना। सिद्धार्थ की बातें सुन महेंद्र फर्श से उठते हुए बोलता है, अरे जीजे तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे पूछने आया था, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए, ठंडा, दारू या फिर? इतना बोलकर महेंद्र अपने हाथ से इशारा कर सिद्धार्थ को आंख मारता है। सिद्धार्थ महेंद्र की बात का इशारा बहुत अच्छे से समझता था। वह उसकी तरफ थोड़ा गुस्से में बोलता है, मुझे लगता है अभी तुम्हें तुम्हारे डैड की जरूरत है। सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में घूरते हुए ये बोलते देख और अभी थोड़ी देर पहले उनके और मीरा के बीच क्या बात हुई थी इस बारे में सोचते हुए महेंद्र वहां से जल्द निकलना ही सही समझता है। इसीलिए वह तुरंत सिद्धार्थ से बोलता है, क्या जीजे पूरे वक्त गुस्से में रहते हो, कभी मुस्कुरा दिया करो। इतना बोलकर महेंद्र तुरंत से वह चला जाता है। सिद्धार्थ उस कमरे से बाहर निकल एक बार अपने आसपास देख उस रूम का गेट लगा देता है। शायद से सिद्धार्थ को ये यकीन हो गया था कि अब वो यहाँ से ऐसे खिड़की से अपने बच्चों और मीरा के साथ नहीं जा सकता। उसे कोई और आइडिया ही सोचना पड़ेगा। इसीलिए सिद्धार्थ उस कमरे से बाहर चला जाता है। उस कमरे में मीरा अभी भी जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ था उससे शॉक थी। क्या ऐसा था कि अब उसका रिश्ता खत्म हो गया था? क्या ये पॉसिबल था कि अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं होने वाला? यही सब सोचते हुए अचानक से मीरा के आंसू ज्यादा तेजी में गिरने लगते हैं। वह अपने मुंह से बार बार सिद्धार्थ को सॉरी बोलते हुए लगातार रोए जा रही थी। मीरा को ऐसे रोते हुए देख अचानक से बिस्तर पर सोए वह दोनों बच्चे अपने आंखें खोलते हुए एक दूसरे को देखते हैं। दरअसल ध्रुव और मिस्टी सोए हुए नहीं थे, वह जागे हुए थे। पर ऐसे अचानक से महेंद्र को आते देख वह दोनों सोने का नाटक कर लेते हैं। अभी उस कमरे में मीरा और सिद्धार्थ के बीच जो कुछ भी बातें हुई थी वह उन दोनों ने ही सुनी थी। अपनी माँ को ऐसे रोते देख तुरंत से ध्रुव अपने बिस्तर से उठ मीरा को पीछे से पकड़ते हुए बोलता है, मम्मा प्लीज आप रो मत, मैं आपके साथ। इतना बोलते हुए ध्रुव मीरा के आंखों का आंसू पोंछने लगता है। ध्रुव की यह बात सुन मीरा तुरंत से अपने आंसू पोंछ अपने बेटे से बोलती है, क्या आप ठीक हो? मम्मा नहीं रो रही है, वो तो बस मेरे आंखों में कुछ चला गया था, वैसे आपको कहीं लगी तो नहीं? इतना बोलते हुए मीरा ध्रुव के शरीर को चेक करने लगती है। अपनी माँ को ऐसे खुद के लिए करते देख ध्रुव अपने दोनों छोटे हाथों से मीरा के चेहरे को पकड़ते हुए बोलता है, मम्मा आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। अगर आप मुझसे ही अपनी बातें शेयर नहीं करोगी तो फिर आपके पास मेरे अलावा और कौन है? ध्रुव की यह बातें सुन मीरा अपने बेटे की ओर चौंकते हुए देखती है, जो अभी अपने आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ ही देख रहा था। ये देख मीरा अब खुद को और नहीं रोक पाती और वह अपने बेटे से लिपट रोने लगती है। मीरा को रोते देख ध्रुव उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वहीं मीरा को ऐसे रोते देख ध्रुव भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा था, उसके भी आंखों में आंसू था। ध्रुव को यह नहीं पता था कि उसकी मॉम ने जो किया वह गलत है, सही पर उसके लिए अभी उसके डैड बहुत गलत है, क्योंकि उनकी वजह से उसकी माँ भी ऐसे रो रही थी। वही बिस्तर के एक कोने में बैठी मिस्टी यह सब देख कुछ सोचने लगती है। मिस्त्री के मन में भी अभी बहुत से ख्याल थे। वो कहीं ना कहीं इन सब की जिम्मेदार खुद को मान रही थी। उन दोनों को ऐसे देख मिस्टी अपने आंखों में आए उन आंसुओं को पोंछते हुए खुद में कुछ बुदबुदाती है। शायद से मिट्टी के कुछ अलग प्लान्स थे। अब मीरा रोए जा रही थी कि तभी उसे अपने बेटे का ध्यान आता है। वो ध्रुव को ऐसे देख तुरंत से चुप हो जाती है। वो अपने आंखों के आंसू को पोंछते हुए ध्रुव की ओर देखती है, जिसके पूरा चेहरा आंसुओं से भरा था। ये देख मीरा तुरंत से खुद को संभालना ही सही समझती है। वह जानती थी ध्रुव के मन में पहले से ही सिद्धार्थ के लिए कितना नफरत है, और अब उसे ऐसे देख वह उससे और ज्यादा नफरत करेगा। ऊपर से उम्र के बच्चे के लिए अभी इस सब को देखना सही नहीं था। वह एक बच्चा है, अगर इस उम्र में इतना सब कुछ झेलेगा तो इसका असर उसके फ्यूचर पर दिखेगा। इसीलिए मीरा ध्रुव को खुद अलग हो अपने बेटे के आंसू पोंछते हुए बोलती है, ध्रुव बहुत रोतरू हो गया है। कहाँ तो ध्रुव को अपनी मम्मा के आंसू पोंछने चाहिए थे, और कहाँ देखो ध्रुव अपनी मम्मा को रुलाने में लगा है। मीरा की यह बात सुन ध्रुव मीरा के आंखों को अपनी छोटी अंगुलियों से पूछते हुए बोलता है, ध्रुव हमेशा से ही अपनी मम्मा के साइड से रहेगा, चाहे उसकी मम्मा किसी के भी सामने क्यों ना हो। इतना बोलते हुए वापस से ध्रुव मीरा के गले लग जाता है। मीरा अपने बेटे के इस बात का मतलब बहुत अच्छे से जानती थी।
सिद्धार्थ अपने कमरे से निकल अभी कहीं और नहीं बल्कि अवंतिका की माँ सीमा जी के कमरे में था। पिछले आधे घंटे से सिद्धार्थ उनसे बातें कर रहा था। पूरी बातें खत्म करने के बाद सिद्धार्थ वहां से उठते हुए बोलता है, मैंने हमेशा से ही इस घर में आपको सभी से अलग देखा है, आपको अपनी माँ से भी बढ़कर माना है। मुझे यकीन है आप कोई गलत फैसला नहीं लेंगी। आपकी इतनी जिंदगियों को एक साथ बर्बाद नहीं होने दे सकती, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ सीमा जी के सामने अपना हाथ जोड़ वहां से निकल जाता है। एपिसोड 176 मीरा का गुस्सा, सिद्धार्थ का खेल। सिद्धार्थ के दिमाग में क्या चल रहा था, इस बारे में मीरा को अभी भी कोई अंदाजा नहीं था। मीरा अपने कमरे में ध्रुव को अपने बगल में सुलाया हुए उसे साथ लेटी हुई थी। थोड़ी देर बाद ही ध्रुव को नींद आ जाती है। ये देख मीरा वहां से उठ उस रूम का गेट खोल वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर रूम बाहर से बंद था। मीरा सिद्धार्थ से बात करना चाहती थी, पर सिद्धार्थ तो कमरे में नहीं था। दूसरा रूम बंद होने की वजह से मीरा अब बाहर भी नहीं जा सकती थी, इसीलिए मीरा जाकर उस रूम की खिड़की के पास खड़ी हो गई। उस रूम की खिड़की से गेट का पूरा नजारा दिख रहा था। मिस्टी का ये घर बहुत ही बड़ा था। मीरा बाहर की ओर एक नज़र देखने के बाद अंदर बिस्तर पर जाकर लेटने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र वहीं से कुछ दूरी वाले कमरे पर की खिड़की पर जाकर रुक जाती है। उस खुली खिड़की से मीरा साफ साफ उस कमरे के अंदर बैठे बातें कर रहे हैं उन दो लोगों को देख सकती थी। वहां कोई और नहीं, अवंतिका और सिद्धार्थ थे। ऐसे वक्त पर जहां सिद्धार्थ को उससे बातें करने की जरूरी थी, वहीं वो अभी अवंतिका से बातें कर रहा है। इस बारे में सोचते हुए मीरा को काफी गुस्सा आता है। सिद्धार्थ और अवंतिका को ऐसे साथ देख मीरा घूरते हुए खुद में कुछ बोल वहां से जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। वही सिद्धार्थ अवंतिका की मां से मिलने के बाद अभी अवंतिका से मिलने आया था। सिद्धार्थ पिछले 5 मिनट से अवंतिका से बातें कर रहा था। अवंतिका के कमरे से जाने से पहले सिद्धार्थ अपने पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकाल अवंतिका को देते हुए बोलता है, इसमें वह है जो तुम बहुत पहले से ढूंढ रही थी। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका होगा अपनी वह हक हासिल करने का जो शायद तुम कब से चाहती थी, अपना वो बदला लेने का जिसके लिए तुम कब से एक मौके की तलाश में हो। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ अवंतिका को वो पेनड्राइव दे वहां से चला जाता है। अवंतिका के रूम से निकलने के बाद सिद्धार्थ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। शायद से वो अपने इस प्लान को लेकर पूरा कंफर्म था कि यह वक्त करेगा, इसलिए अवंतिका के कमरे से निकल सिद्धार्थ अपने भाई को फोन करता है। तो दूसरी तरफ से सिद्धार्थ के फोन उठाते ही प्रेम पर बोलता है, भाई आप आए नहीं, मैं पिछले 4 घंटों से यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ। सिद्धार्थ प्रेम की यह बात सुन अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। वह जानता था महेंद्र कितना शातिर है, वह ऐसे ही सिद्धार्थ को नहीं छोड़ने वाला। जरूर उसने सिद्धार्थ के फोन को टैप करने के लिए लोगों को लगाया होगा। अपने भाई के इस बात को संभालने की कोशिश करते हुए सिद्धार्थ बोलता है, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो, अभी मैं अपने बिस्तर पर सोया हुआ हूँ, इतनी रात को भला मैं तुम्हारे साथ बार में क्यों जाऊँ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता अपने ही भाई से ऐसी बातें करते हुए। प्रेम सिद्धार्थ की यह बात सुन चौंक जाता है। वो तो नॉर्मल वक्त में कभी बार में नहीं जाते, फिर भला इस वक्त उसका भाई जब इतने बड़े प्रॉब्लम में है तो वो ऐसे कैसे कर सकता है। प्रेम अपने भाई से इस बारे में पूछता है, भाई यह आप, पर वो अभी इससे आगे कुछ बोल पाता कि तभी सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोलता है, तुम यह अपनी फालतू बातें बंद करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं। जैसा कि मैंने बोला था, कल हम मिश्रा की कंपनी से बात करने जाएंगे, लेकिन प्लान ए नहीं प्लान बी के साथ तुम बस तैयार रहना, सही वक्त पर मैं तुम्हें एक फोन कर दूंगा। इतना बोल बिना प्रेम की बातें सुने सिद्धार्थ फोन रख देता है, क्योंकि वह जानता था प्रेम का बकवास कभी खत्म नहीं होने वाला। वैसे तो सिद्धार्थ को अपने भाई पर विश्वास नहीं था, पर उसे पता था प्रेम कुछ घंटों तक लगातार इस बातों को सोचते हुए इससे पीछे का मतलब समझ ही जाएगा। सिद्धार्थ अपने कमरे में जाता है तो अभी उस कमरे की लाइट ऑफ थी। ये देख सिद्धार्थ उस कमरे की लाइट न जलाते हुए दबे पांव अंदर जा वही खिड़की के सामने लगे उस सोफे पर बैठ जाता है। वहां बैठ सिद्धार्थ उस बिस्तर की ओर देखता है तो बाहर से आ रही हल्की लाइट से अभी उसे मीरा और ध्रुव का चेहरा दिखता है। दोनों बहुत ही आराम से सोए हुए थे। वहीं उनके बगल में सोई मिस्टी उस बिस्तर के एक साइड ठिठुरे हुए लेटी थी। ये देख सिद्धार्थ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाता है। वो बिस्तर की ओर देखते हुए खुद में बोलता है, लगता है मैंने ही तुम्हें कुछ और समझ लिया था। सब कुछ ठीक होने के बाद भी अब शायद सब ठीक ना रहे, इसलिए बोल सिद्धार्थ अपना चेहरा खिड़की की ओर कर बाहर की ओर देखने लगता है। अब उसे कल सुबह का इंतजार था जिससे शायद से वो सब कुछ ठीक कर सके। इस बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ बाहर की ओर देखते हुए वही सोफे पर सो गया था। सुबह के वक्त मीरा की नींद सबसे पहले टूटती है। आँख खुलते ही मीरा की नज़र अपने बेटे के चेहरे पर जाती है।
ध्रुव को देख मीरा तुरंत से अपने बेटे के सिर पर किस करते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग बेटा। इतना बोलते ही मीरा को ध्यान आता है कि वो अभी कहाँ है। इस बारे में सोचते हुए तुरंत से मीरा अपने आसपास देखती है तो उसकी नज़र खिड़की के पास सोफे पर सोए हुए सिद्धार्थ पर जाती है। सिद्धार्थ को देखते ही तुरंत से मीरा उसके पास जा बातें करने वाली होती है कि तभी उसे सिद्धार्थ और अवंतिका का ध्यान आता है कि कैसे सिद्धार्थ कल उसके पास न रहकर अवंतिका के पास गया था। उस बारे में सोचते हुए मीरा वहीं बिस्तर पर बैठी रहती है। वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप से सिद्धार्थ की ओर देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ की नींद खुलती है। नींद खुलते ही तुरंत से सिद्धार्थ अपना फ़ोन उठाकर देखता है तो उसने अवंतिका का भेजा एक इमोजी था जिसने वो उसे ऑल द बेस्ट बोल रही थी। ये देख सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत से अपने भाई के नंबर पर एक मैसेज कर देता है जिसमें वो प्रेम को अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोल रहा था, जिसका टाइम भी उसने उसे बता दिया था। प्रेम को यह मैसेज भेज सिद्धार्थ बाहर की ओर देखते हुए खुद में बोलता है, आज के बाद आप कभी किसी कमजोर पर हाथ उठाने के लायक नहीं रहने वाले। वैसे चिंता मत करिए, इस बार का मंत्री पद अशोक सिंह के घर में ही आएगा। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ पीछे मुड़ता है तो उसकी नज़र मीरा से मिलती है। मीरा उतने वक्त से सिद्धार्थ के हरकतें देख रही थी। भले ही उसे कुछ सुनाई नहीं दिया था पर वो सिद्धार्थ के चेहरे के एक्सप्रेशन से जान गई थी कि जरूर सिद्धार्थ ने यहाँ से निकलने के बारे में कोई उपाय ढूंढ लिया है। वहीं मीरा को ऐसे देख सिद्धार्थ उसे कुछ न बोल वॉशरूम की ओर चला जाता है। सिद्धार्थ के इस रवैये से मीरा काफ़ी चिढ़ गई थी क्योंकि सिद्धार्थ ऐसा दिखा रहा था जैसे वो है ही नहीं अभी उसके सामने। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ जब बाथरूम से निकलता है तो उसे बाथरूम के गेट पर ही मीरा खड़ी दिखती है जो अभी अपने कमर पर हाथ रखे हुए थी। मीरा को ऐसे देख सिद्धार्थ वहां से साइड होने वाला था कि तभी मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मीरा को ऐसे करते देख बिस्तर पर बैठे उन दो बच्चों को देखता है जो अभी ये सब देख शायद से हंस रहे थे। ये देख सिद्धार्थ मीरा से बोलता है, तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना है तो तुम जा सकती हो, ऐसे मेरा रास्ता रोकने से क्या मिलेगा। सिद्धार्थ का ये जवाब सुन मीरा कुछ नहीं बोलती पर उसका घूरना कम नहीं हुआ था। ये देख सिद्धार्थ कंफ्यूज्ड हो गया था कि पता नहीं मीरा क्या चाहती है। वो जब भी मीरा के साइड से निकलने की कोशिश करता मीरा उसके सामने आ जाती। मीरा की इस हरकत से थोड़ा इरिटेट होते हुए वह सिद्धार्थ बोलता है, आखिर तुम क्या चाहती हो? अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो, ऐसे इस वक्त ये करने का मतलब क्या है। सिद्धार्थ को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि सही वक्त नहीं, अभी मीरा ध्रुव या मिस्टी के साथ मस्ती करने का नहीं, उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। इसलिए वह बोलता है। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा गुस्सा में बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें? मीरा अभी इससे आगे कुछ बोल पाती कि तभी गेट पर नॉक होता है। गेट पर किसी के आने की आहट से मीरा का ध्यान टूटता है। वो गेट की तरफ देखती है। इसी का फायदा उठा सिद्धार्थ तुरंत से उसके साइड से निकल जाकर गेट खोल देता है तो गेट पर अभी कोई और नहीं महेंद्र था। सिद्धार्थ को देख महेंद्र मुस्कुराते हुए अपने पीछे खड़े लोगों को उस कमरे में अंदर जाने का इशारा करते हुए सिद्धार्थ से बोलता है, जीजे देखो मैं तुम्हारी शादी के लिए कितना तैयारी करके आया हूँ। ये कुछ शेरवानी है, इन्हीं में से कोई एक पहनकर तुम जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ, नीचे की सारी तैयारी हो चुकी है। महेंद्र की यह बात सुन सिद्धार्थ अपना सिर हाँ में हिला बिस्तर पर रख शेरवानी की ओर देखने के लिए आगे बढ़ता है। उससे पहले ही बिस्तर पर रखे वह सारे शेरवानी एक एक करके मीरा उसके और महेंद्र के ऊपर फेंकने लगती है। ये देख महेंद्र मीरा को रोकने के लिए बोलता है, अरे मैडम मीरा, यह आप क्या कर रही हो? इन्हीं में से कोई एक आज जीजे को पहनना है, ऐसे तो ये सारे खराब हो जाएंगे। रुको, मुझे फिर से मार्केट जाना होगा। नहीं, महेंद्र चिल्लाते हुए मीरा से रुकने का बोले जा रही थी पर मीरा उसके किसी भी बातों पर ध्यान न देते हुए ये सारे शेरवानी एक एक कर नीचे फर्श पर फेंक देती है। मीरा का ऐसा रिएक्शन देख सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता, शायद से वो यही चाहता भी था पर महेंद्र उसको ऐसे देख काफी गुस्सा हो गया था। वह सिद्धार्थ से गुस्से में बोलता है, जीजे ये सब क्या है? क्या तुमने अपनी बीवी को अपनी दूसरी शादी के लिए नहीं बताई? महेंद्र की यह बात सुन सिद्धार्थ फर्श पर फेंकी उन सारी शेरवानी में से एक उठा दूसरे साइड रख बाकी सारे महेंद्र के हाथ में वापस देते हुए बोलता है, कौन सी पत्नी अपने पति की दूसरी शादी के लिए इतना जल्दी तैयार हो जाती है? पर तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तैयार हूँ, बाकी मैं मीरा को संभाल लूंगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। इतना बोलकर सिद्धार्थ महेंद्र को बाहर कर कमरे का गेट बंद कर देता है। एपिसोड 177। क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो अपनी वेफी को भूल जाऊंगा? कौन सी पत्नी अपने पति के दूसरी शादी के लिए इतना जल्दी तैयार हो जाती है? पर तुम उसकी चिंता मत करो,
मैं तैयार हूँ, बाकी मैं मीरा को संभाल लूंगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। इतना बोलकर सिद्धार्थ महेंद्र को बाहर कर कमरे का गेट बंद कर देता है। गेट बंद करने के बाद सिद्धार्थ पीछे मुड़कर देखता है तो अभी मीरा अपने कमर पर हाथ रखे हुए उसकी तरफ ही गुस्से में घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी सिद्धार्थ को आंखों से ही मार डालेगी। मीरा को ऐसे देख सिद्धार्थ वहां से निकलने की कोशिश करते हुए बोलता है, मुझे याद आया, मैं अभी महेश से कुछ बात करने वाला था। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ उस कमरे का गेट खोलने के लिए आगे बढ़ता है, पर अभी वो वहां पहुंच पाता कि उससे पहले ही मीरा गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है। गेट के सामने खड़ी मीरा सिद्धार्थ को अंदर चलने का इशारा दे रही थी। उसको ऐसा करते देख सिद्धार्थ उसकी बात मान पीछे चलने लगता है, पर वो बिस्तर तक पहुंचकर रुक जाता है। ये देख बिस्तर पर बैठे ध्रुव और मिस्टी तुरंत से नीचे उतर जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो सिद्धार्थ को अपने पीछे छिपने का मौका नहीं देना चाहते थे। उनको ऐसे करते देख सिद्धार्थ उन्हें गुस्से में घूरता है, पर इससे उनके बच्चों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं मीरा सिद्धार्थ को ऐसा करते देख वही बिस्तर के कोने पर रखे उस शेरवानी को उठा सिद्धार्थ के ऊपर फेंकते हुए बोलती है, ये सब क्या है, और भला तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने दूंगी। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ उसे सच बताने ही वाला था कि तभी उसे शरारत सूझी। वो उस शेरवानी को के उसे अपने ऊपर से रखते हुए मीरा से पूछता है, क्यों, तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा? देखो कितना अच्छा कलर तो है, ऊपर से इसमें लगे यह। अभी सिद्धार्थ अपनी बात खत्म कर पाता कि उससे पहले ही मीरा उसके हाथ से वो शेरवानी ले उसे बिस्तर पर वापस से फेंकते हुए बोलती है, सिद्धार्थ अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं इससे ज्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं। इतना बोलते हुए मीरा वहां से आगे बढ़ने को होती है कि तभी सिद्धार्थ की कई बातें सुन मीरा के पैर रुक जाते हैं। सॉरी, पर मेरी तो आज शादी है और बिना शादी किए मैं नहीं जाने वाला। मीरा सिद्धार्थ की यह बातें सुन पीछे मुड़ती है तो सिद्धार्थ अभी मुस्कुरा रहा था। ये सब देख मीरा को अब काफी गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में सिद्धार्थ के पास जा उससे शर्ट के काले को पकड़ गुस्से में उससे बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, और भला तुम ऐसे करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुमने एक बार भी मेरे और ध्रुव के बारे में नहीं सोचा? मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता, पर अभी भी उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उसको ऐसे देख मीरा उससे दूर होते हुए बोलती है, फाइन करो, दूसरी शादी मैं भी देखती हूँ, तुम कैसे ये सब कर पाते हो। इतना बोलते हुए मीरा वहां से जाने को मुड़ती है, पर इस बार सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ लेता है। मीरा के आंखों में अभी आंसू था, इसलिए वो इस बार पीछे ना मुड़कर सिद्धार्थ से अपने हाथ को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन सिद्धार्थ नहीं छोड़ता। ये देख मीरा गुस्से में सिद्धार्थ की तरफ मुड़ती है उसे कुछ बोलने के लिए, पर अभी मीरा उसे कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उसे अपने पास खींचते हुए खुद के करीब ला मीरा के गाल पर आए उस आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, माना तुम कभी कभी बेवकूफ़ों वाली हरकत कर देती हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे तुम्हें तकलीफ हो। सिद्धार्थ की यह बातें सुन मीरा चौंकते हुए उसके चेहरे की ओर देखती है, जिसका मुस्कान अभी भी कायम था। वहीं सिद्धार्थ मीरा को ऐसे देखते देख मीरा के सिर से अपना सिर लगा उसे धीमी आवाज में बोलता है, मैं कितना भी बेवकूफ़ों वाली हरकत करूं, पर मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि अपनी वाइफी से अलग होने के बारे में सोचूं। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ मीरा के सिर माथे पर एक किस कर लेता है। सिद्धार्थ को ऐसे करते देख तुरंत से ध्रुव मिस्टी के आंखों पर हाथ रख देता है। ये देख मिस्टी ध्रुव के हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए बोलती है, हटो, मेरे आंखों से अपने ये हाथ हटाओ, वरना मैं तुम्हें मारूंगी ध्रुव। पर ध्रुव नहीं हटता, लेकिन मिस्टी के ऐसे चिल्लाने की वजह से सिद्धार्थ और मीरा को ये बात ध्यान आ गया था कि वो अभी कहाँ है। वो दोनों तुरंत से एक दूसरे से अलग हो उन दोनों की ओर देखते हैं तो अभी ध्रुव मिस्टी का आंख बंद किए हुए था, वहीं अपनी खोले हुए था। ध्रुव की यह हरकत देख सिद्धार्थ उसे घूरने लगता है, उसका बेटा सच में बहुत शैतान है। वहीं मीरा का ध्यान अभी भी सिद्धार्थ के ऊपर था। वो सिद्धार्थ के बातों का मतलब अब तक नहीं समझ पाई थी, इसलिए मीरा सिद्धार्थ से पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे एक फ़ोन कॉल पर यहाँ पुलिस की टीम आ जाएगी, हम चलते हैं। उसके लिए तुम्हें किसी से झूठी शादी भी करने की जरूरत नहीं। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम शायद महेद और उसके पिता को नहीं जानती, अपने गली में हर कुत्ता शेर होता है, तो यहाँ वो है, इनके साथ क्या करना है यह मैंने सोच लिया है, तुम चिंता मत करो। मीरा के बातों का इतना जवाब देते हुए सिद्धार्थ बिस्तर के साइड फेंके उस शेरवानी को उठा उसे खुद पर डालते हुए बोलता है, और वैसे भी मेरी शादी अब तक सही तरीके से नहीं हुई है, अभी सही तरह से करना बनता है। सिद्धार्थ की यह बात सुन अभी मीरा उससे कुछ बोल पाती कि तभी गेट पर नोक होता है। गेट से आती आवाज सुन तुरंत से सिद्धार्थ गेट खोलता है
तो महेंद्र भी उसके लिए सहरा लेकर आया था। सिद्धार्थ को देखते ही महेंद्र उसकी तरफ वो सहरा बढ़ाते हुए बोलता है, जीजा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। सिद्धार्थ महेंद्र की यह बात सुन उसे कुछ ना बोलते हुए उससे वो सहरा लेकर गेट बंद कर लेता है। पर इस बार महेंद्र सिद्धार्थ उसे गेट बंद करने से रोकते हुए बोलता है, जीजा मुझे लगता है आज के दिन तुम्हारा मिलाप बहुत हो गया है, अब मुझे मैडम मीरा को ले जाकर दूसरे कमरे में बंद कर देना चाहिए। सिद्धार्थ से इतना बोलते हुए महेंद्र मीरा की तरफ बढ़ने वाला होता है, पर अभी सिद्धार्थ पीछे से उसका हाथ पकड़ उसे बाहर की ओर खींचते हुए बोलता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने पहले ही सोच लिया है क्या करना है। इतना बोल सिद्धार्थ मीरा को एक आंख मार वही गेट के पीछे से वो रस्सी खींच उसे मीरा की ओर लेकर बढ़ने लगता है। सिद्धार्थ को ऐसा करते देख मीरा उससे खुद के पास आने से मना करती है। वो सिद्धार्थ को ऐसा करने से बार बार रोके जा रही थी। वो अभी खुद सिद्धार्थ के इस हक पर उसे डिवोर्स देने का बोल रही थी, पर उसकी सारी बातें इग्नोर कर सिद्धार्थ मीरा के हाथ पैर बांध उसे बिस्तर पर बैठाते हुए महेंद्र से बोलता है, यही ठीक है, तुम जाओ, बाकी सब संभालो, मैं इसे यही लोग करने वाला हूँ क्योंकि मुझे तुम पर ना ही तुम्हारे इन फुदू लोगों पर विश्वास है। एपिसोड 178 क्या ध्रुव रोक देगा सिद्धार्थ की शादी। सिद्धार्थ को ऐसे मीरा के साथ बिहेव करते देख महेंद्र पूरा चौंक जाता है। सिद्धार्थ अभी खुद अपनी ही बीवी को बिस्तर पर बांधने के बाद महेंद्र के सामने खड़ा हुआ था। ये देख अचानक से महेंद्र के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ डालते हुए बोलता है, जीजे मैं देख रहा हूँ तुम भी अपनी पहली पत्नी से कोई ज्यादा खुश नहीं हो, अगर पापा नहीं ये सब करते तब भी तुम मैडम जी को डिवोर्स दे ही देते। इतना बोलते हुए महेंद्र पागल की तरह हंसने लगता है। महेंद्र की यह बात सुन सिद्धार्थ गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है। वही बिस्तर पर मीरा बैठी, मीरा जिसके हाथ पर अभी रस्सी बांधे हुए थे, वह बार बार सिद्धार्थ और महेंद्र को उसे खोलने के लिए बोलते हुए गाली दे रही थी। ये देख महेंद्र सिद्धार्थ से बोलता है, अरे जीजी ठीक है, तुम ही से बांध के रखो, पर कम से कम इसका मुंह भी बांध दो, अगर इनका मुंह खुला रहा तो यह ऐसे ही अंग्रेजी में पता नहीं हमको क्या क्या बोलती रहेंगी और हमारे पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ महेंद्र को बाहर भेजने की कोशिश करते हुए वह गेट फिर से बंद करने वाला होता है, पर इस बार महेंद्र पीछे नहीं हटता। महेंद्र सिद्धार्थ की बात को अनसुना कर घर के अंदर आ ध्रुव और मिस्टी का हाथ पकड़ उन्हें बाहर ले जाते हुए सिद्धार्थ से बोलता है, अरे जीजा तुम आओ, मैं इन बच्चों का ख्याल रखता हूँ, पापा का यही आदेश है। इतना बोलकर महेंद्र सिद्धार्थ के सामने से ही मिस्टी और ध्रुव को अपने साथ लेकर चला जाता है। महेंद्र की हरकत देख सिद्धार्थ गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांधते हुए महेंद्र को रोकने के लिए आगे बढ़ने वाला होता है, पर फिर कुछ सोच वो रुक जाता है। महेंद्र को ऐसे मिस्टी और ध्रुव को साथ ले जाने के बाद सिद्धार्थ कमरे का गेट बंद कर पीछे मुड़ता है तो अभी मीरा जिसका हाथ पैर अभी बंधा हुआ था वह अपने आंखें लाल किए हुए सिद्धार्थ को गुस्से में घूरे जा रही थी। मीरा को ऐसे देख तुरंत से सिद्धार्थ सॉरी बोलते हुए तुरंत बिस्तर पर चढ़ मीरा के हाथ पैर खोल देता है। सिद्धार्थ के हाथ खोलते ही तुरंत से मीरा उसके सीने पर मारने लगती है। वो सिद्धार्थ को मारते हुए चिल्लाते हुए बोलती है, ये तुमने क्या किया, तुम्हारा एक भी प्लान मुझे सही नहीं लग रहा है, और भला तुम ध्रुव को इतनी आसानी से कैसे उसके साथ जाने दे सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें सच में हमारी कोई परवाह नहीं। मीरा की यह बातें सुन सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ उसे खुद को मारने से रोकते हुए बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे ऐसे मारने से कितना दर्द हो रहा है, रुको मीरा नहीं। सिद्धार्थ के बहुत बोलने के बाद मीरा रुकती है, पर रुकते ही अचानक से मीरा सिद्धार्थ के गले सिद्धार्थ से धीमी आवाज में बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिद्धार्थ मीरा के फिक्र की वजह को जानता था। वह मीरा के बालों पर हाथ फेरते हुए उसे खुद से दूर करके बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, और वैसे भी तुम चिंता मत करो, इस प्लान का मेन किरदार तुम ही निभाने वाली हो। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ मीरा के गाल पर पिंच करता है। वही सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा चौंकते हुए उसकी तरफ घूरने लगती है, क्योंकि वो अभी भी सिद्धार्थ के बोलने का मतलब नहीं समझ पा रही थी। ये देख सिद्धार्थ अभी उससे कुछ बोलने वाला होता है कि तभी गेट पर दोबारा नोक होता है। गेट पर किसी के आने की आहट सुन सिद्धार्थ तुरंत से मीरा को गले लगा बिस्तर से उतरते हुए बोलता है, तुम ध्रुव की चिंता बिल्कुल मत करना, वह बिल्कुल ठीक है, वैसे भी ध्रुव के लिए इससे बड़ी सरप्राइज भला और क्या हो सकता है कि वह अपने पेरेंट्स को ऐसे देखने वाला है। इतना बोलकर सिद्धार्थ बाहर का गेट खोलता है तो सामने खड़ी उस इंसान को देख सिद्धार्थ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह उस इंसान को उस कमरे में आने को बोल मीरा के साथ उस छोड़ वह शेरवानी ले उस कमरे से बाहर चला जाता है। 1 घंटे बाद अभी अशोक जी का घर पूरी तरह से सजाया हुआ था।
वही लिविंग हॉल के बीचों बीच शादी का मंडप लगाया गया था। शादी में शामिल गेस्ट के नाम पर उस दिन की तरह आज भी यहाँ सिर्फ अशोक जी और महेंद्र के गुंडे और बॉडीगार्ड्स के अलावा और कोई नहीं था। अभी लिविंग हॉल में लगी उस मंडप में सिद्धार्थ पहले से ही शादी के शेरवानी और सहरा पहले हुए बैठा हुआ था। पंडित जी भी बहुत जोरों शोरों से शादी का मंत्र सुने जा रहे थे, क्योंकि अशोक जी यह शादी बहुत जल्द करवाना चाहते थे। ये बात उन्होंने पंडित जी से पहले ही बोल दिया था। वहीं से कुछ दूरी पर लगे सोफे पर महेंद्र भी बैठा हुआ था, जिसके साथ अभी मिस्टी और ध्रुव बैठे हुए थे। अपने सामने अपने ही डैड को ऐसे किसी दूसरी औरत के साथ शादी करते देख भी ध्रुव अभी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि ध्रुव को ऐसा यकीन था कि उसके डैड ने कोई प्लान बनाया है जिसके लिए वही ये सब नाटक कर रहे हैं। इसीलिए ध्रुव सिद्धार्थ के उस प्लान का होने का इंतजार कर रहा था। अशोक जी अपने सामने आ शादी का वीडियो निकाल रहे उस वीडियोग्राफर से बोलते हैं, अच्छे से रिकॉर्डिंग करना। इस बार दामाद जी के पास बच के जाने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए और इसके बाद हम कोर्ट मैरिज भी करवाएंगे। वीडियोग्राफर उनकी यह बात सुन अपना सिर हाँ में हिला चला जाता है। वही मंडप में बैठे पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए तुरंत से रुक से महेंद्र से बोलते हैं, कन्या को बुलाया जाए। पंडित जी की यह बात सुन महेंद्र तुरंत से अपने पिता की परमिशन ले वहां से अवंतिका के कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ता है कि तभी उसे ऊपर से उसकी मां अवंतिका को शादी के जोड़े पहनाए हुए ले नीचे आते दिखती है। ये देख महेंद्र रुक जाता है। वह चिल्लाते हुए हंसकर बोलता है, लगता है आज मेरी माँ भी काफी समझदार हो गई है। लीजिए पंडित जी, मेरी बहन आ गई। इतना बोल महेंद्र अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। सीमा जी अवंतिका की माँ दुल्हन के जोड़े में तैयार किए उस लड़की को ले आगे की ओर बढ़ती है। क्योंकि घूंघट थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए दुल्हन को चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। इसीलिए सीमा जी बहुत ही आराम से धीरे धीरे लेकर दुल्हन को ले जाकर सिद्धार्थ के बगल में बैठा सिद्धार्थ से मुस्कुराते हुए बोलती है, आपका कहना गलत नहीं था। ऐसे शांत रहने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। मुझे उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। इतना बोल सीमा जी सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रख उसे थपथपाते हुए वहां से जा अपने बेटे के बगल में बैठ जाती है। जैसे ही सीमा जी महेंद्र के बगल में बैठती है, महेंद्र उनसे पूछता है, आप अभी जीजे से क्या बात कर रही थी? दरअसल सीमा जी ने अभी सिद्धार्थ से क्या बोला था वह सिर्फ सिद्धार्थ और सीमा जी के अलावा सिर्फ घूंघट में बैठी उस लड़की ने सुनी थी। पर महेंद्र अपनी माँ ने अपनी माँ को ऐसे सिद्धार्थ के कानों में कुछ बुदबुदाते हुए देख लिया था। वो समझ गया था कि जरूर उसकी माँ सिद्धार्थ से कुछ बोल रही है, पर क्या यही जानने के लिए वह अपनी माँ से पूछता है। पर महेंद्र की बात सुन उसकी माँ मुस्कुराते हुए उसे बड़े ही आराम से जवाब देती है, क्या तुम्हें नहीं लगता एक दामाद और सास के बीच की बात जाने का तुम्हें कोई हक नहीं? महेंद्र को अपनी माँ की यह बात थोड़ा अजीब लगती है, पर ज्यादा ध्यान न देते हुए महेंद्र अभी सामने हो रहे शादी को देखने लगता है। उस घर में मौजूद अभी सारे लोग उस शादी को बहुत ही आनंद से देखे जा रहे थे, पर वह बैठे मिस्टी और ध्रुव बार बार एक दूसरे की ओर देख कुछ इशारा कर रहे थे। ध्रुव की नज़र अब तक अपनी माँ को इन सब में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वही मिस्टी भी यह जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके डैडी का प्लान क्या है, वह इन सब से कैसे निकलेंगे। क्योंकि मंडप में बैठा सिद्धार्थ तो अभी बहुत ही आराम से मुस्कुराते हुए पंडित जी इसके कहे अनुसार सारी विधि निभा रहा था। ये सब देख मिस्टी ध्रुव से पूछती है, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है डैडी किस प्लान के बारे में बात कर रहे थे? मिस्टी की बात सुन ध्रुव, जो कि अभी काफी गुस्से में था, वह उसे गुस्से में जवाब देता है, ये बार बार मेरे डैड को अपना डैडी बोलना बंद करो। और मुझे क्या पता उन्होंने क्या सोचा है, मुझे मेरी मॉम को ढूंढना होगा। इतना बोलकर ध्रुव वहां से उठने लगता है कि तभी मिस्टी उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोलती है, अभी नहीं, अभी शादी पूरी तरीके से नहीं हुई है। मैंने सुना है सिंदूर पड़ने तक शादी नहीं होती। हो सकता है डैडी उसके पहले कुछ करें। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मिस्टी की यह बात सुन ध्रुव अपने पिता पर एक आखिरी बार विश्वास करते हुए रुक जाता है, पर वो अभी मंडप में न देखकर बार बार उस लिविंग हॉल के आसपास और ऊपर सीढ़ियों की तरफ देख रहा था, इस उम्मीद में कि शायद से उसे उसकी माँ कहीं दिखे। ध्रुव अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे पंडित जी की आवाजें सुनाई देती है, वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पंडित जी की यह बात सुन ध्रुव मिस्टी की ओर गुस्से में घूरता है। अभी मिस्त्री भी बेचारी सी शक्ल बनाए हुए ध्रुव को देखे जा रही थी। उसे अभी तक यह उम्मीद था कि उसकी डैड कुछ करेंगे, पर सिद्धार्थ की हरकत देख और पंडित जी को इतना जल्दी यह शादी करवाते देख मिस्टी को भी अब कहीं ना कहीं ये सब थोड़ा अजीब लगता है। मिस्टी को ऐसे कुछ ना बोलते देख ध्रुव सामने खड़े हुए सिद्धार्थ और उसके पीछे घूंघट में खड़ी उस औरत की ओर देख चिल्लाते हुए सिद्धार्थ से बोलता है, आप मेरी मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपको शर्म नहीं आता? आपकी यही सारी हरकतें हैं
कि मैं आज तक आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, पर मुझे लगता है आप चाहते भी नहीं कि हम कभी एक फैमिली हो पाए, इसीलिए तो आपने अपनी खुद की फैमिली चुन लिया। एपिसोड 179 सिद्धार्थ की साजिश। आप मेरी मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आपको शर्म नहीं आता? आपकी यही सारी हरकतें हैं कि मैं आज तक आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाया, पर मुझे लगता है आप चाहते भी नहीं कि हम कभी एक फैमिली हो पाए, इसीलिए तो आपने अपनी खुद की फैमिली चुन लिया। ध्रुव की यह बात सुन सभी चौंकते हुए उसकी तरफ देखते हैं। वही अभी सिद्धार्थ फेरा ले रहा था। सिद्धार्थ भी अपने बेटे की यह बात सुन चौंकते हुए उसकी तरफ देखता है। तो अभी ध्रुव गुस्से में उसकी ओर देख रहा था। ध्रुव को इसे देखते देख सिद्धार्थ उसे कुछ इशारा करता है। शायद से वो अपने बेटे को शांत रहने के लिए बोलता है, पर ध्रुव कहाँ शांत होने वाला था। उसने बहुत देर सिद्धार्थ का इंतजार करके देख लिया था, पर सिद्धार्थ की हरकतों से उसे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वह इस शादी से भागना चाहता है या वो उसकी माँ के लिए कुछ करना चाहता है। इसीलिए ध्रुव अब ये बात बहुत अच्छे से समझ गया था कि अब जो कुछ भी अपनी माँ के लिए करना होगा उसे ही करना होगा। ध्रुव को ऐसे बिहेव करते देख वहीं उसके पास बैठी सीमा जी ध्रुव को शांत कराने के लिए बोलती है, बेटा आप शांत हो जाओ, अभी शादी का मुहूर्त है, ऐसे आपके बोलने से सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। पर अब ध्रुव कहाँ रुकने वाला था, उसे अब अपनी माँ चाहिए थी। इसीलिए ध्रुव अचानक से सिद्धार्थ के पास जा खड़े होकर उससे गुस्से में पूछता है, मेरी मॉम कहाँ है? आपने तो कहा था आप हमें बचाएंगे, आप हमें यहाँ से निकालने के लिए कोई गेम प्लान कर रहे हैं, पर आपकी हरकतों से तो ये बिल्कुल नहीं लगता। मेरी मॉम कहाँ है? ध्रुव की यह बात सुन सिद्धार्थ उसे शांत करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी महेंद्र उसे रोकते हुए बोलता है, जीजे तुम चुपचाप शादी के फेरे पूरी करो, मैं शादी में अब कोई रुकावट नहीं आने दूंगा, इस बच्चे को तो मैं समझता हूँ। इतना बोलते हुए महेंद्र ध्रुव को पकड़ लेता है। ये देख सिद्धार्थ तुरंत से महेंद्र को रोकते हुए बोलता है, नहीं उसे छोड़ दो, ऐसे जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं, एक काम करो उसे उसकी माँ के पास जाने दो। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि अब महेंद्र की वजह से ध्रुव को कोई परेशानी हो, इसलिए वह ध्रुव को आज़ाद करने के लिए बोलता है। सिद्धार्थ की यह बातें सुन महेंद्र ध्रुव को नहीं छोड़ते वह सिद्धार्थ की ओर घूरे जा रहा था। ये देख सिद्धार्थ अपने कंधे पर रखे उस गमछे को धीरे से उतारने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, ठीक है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यह शादी नहीं करूंगा। फिर उसके बाद अभी सिद्धार्थ अपनी बातें खत्म कर पाता कि उससे पहले ही अशोक जी जो कब से ये तमाशा देख रहे थे वह महेंद्र से चिल्लाते हुए बोलते ही, ये क्या ड्रामा कर रहे हो, उस बच्चे को जाने दो, हमारे लिए यह शादी की जरूरत है। अपने पिता की यह बात सुनते ही तुरंत से महेंद्र ध्रुव को छोड़ देता है। महेंद्र से छूटने के भी बाद तुरंत से ध्रुव सीढ़ियों से चढ़ते हुए उस कमरे की ओर भागता है जहां वह कल रात से थे। सिद्धार्थ अभी फेरे ले रहा था, पर उसकी नजरें बार बार ऊपर दौड़ते हुए ध्रुव की ओर थी। सिद्धार्थ अब बस प्रार्थना ही कर सकता था कि उसका बेटा अब कमरे से वापस निकलने के बाद ओवररिएक्ट न करे, इसीलिए वह जल्दी से फेरा लेने लगता है। वही ध्रुव उस कमरे में जा तुरंत से वापस सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। उसको ऐसे वापस आते देख महेंद्र थोड़ा चौंक जाता है। जहां पहले ध्रुव के चेहरे पर गुस्सा था वही अभी उसका चेहरा काफी शांत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मार पड़ी हूं या फिर डांट। ध्रुव का ऐसे देख महेंद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्यों, क्या हुआ मैडम, मीरा ने कहीं तुम्हें दो तो नहीं लगा दिया ना? वैसे भी अभी जीजे के शादी से वो काफी गुस्से में चल रही है। इतना बोलते हुए महेंद्र ध्रुव को अपनी गोद में उठा उसे बैठाते हुए बोलता है, अब चुपचाप से यहाँ बैठ, मेरे जीजे और बहन की शादी देखो, ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं। महेंद्र की यह बात सुन ध्रुव कोई जवाब नहीं देता। उसकी नज़र तो सामने मंडप पर थी। वही सिद्धार्थ फेरे लेते हुए अपने बेटे को ऐसे शान से बैठे देख मुस्कुरा देता है। उसका बेटा इतना भी बेवकूफ़ नहीं जितना शायद से सिद्धार्थ समझता था। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ के सिंदूर डालने के बाद पंडित जी अपने उल्लास भरी आवाज में बोलते हैं, शादी संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, भगवान सदा आपकी जोड़ी बनाए रखे। पंडित जी के इतना बोलते ही आसपास खड़े वो सभी लोग अपने हाथ में लिए वह फूल मंडल की ओर फेंकने लगते हैं। शादी खत्म हो गया था। सिद्धार्थ ने अपनी वादक पूरी की थी, इसीलिए वो अपना सेहरा और गमछा हटा अशोक जी के पास जा तुरंत से बोलता है, जैसा कि आपने बोला था मैंने आपकी बेटी से शादी कर लिया है, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। सिद्धार्थ की यह सुन अचानक से अशोक जी मुस्कुराते हुए तुरंत से आगे बढ़ सिद्धार्थ को गले लगाते हुए बोलते हैं, दामाद जी इतनी जल्दी भी क्या है, अभी आप हमारे रात का खाने का लुत्फ उठाए, कल सुबह चल जाएगा।
अशोक जी की यह बात सुन तुरंत से सिद्धार्थ उन्हें नकारते हुए बोलता है, नहीं, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, इसीलिए बेहतर होगा आप हमें जाने का अनुमति दे। अशोक जी से इतना बोल सिद्धार्थ ध्रुव के पास जाता है महेंद्र से इसे लेने के लिए, पर महेंद्र ध्रुव को नहीं छोड़ता। ये देख सिद्धार्थ थोड़ा गुस्से में अशोक जी से बोलता है, माना कि आप मंत्री हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप घर में किए वादे को पूरा ना करें। आपने कहा था शादी के बाद मैं जा सकता हूँ, फिर यह सब क्या ड्रामा है। सिद्धार्थ की यह बात सुन अशोक जी महेंद्र को ध्रुव को छोड़ने के लिए बोल सिद्धार्थ को समझाते हुए बोलते हैं, अरे दामाद जी, आप टेंशन मत लो, यह कोई बड़ी बात नहीं है, वह बस अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेस मीटिंग होगा, वहां पर आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, उसके बाद आप हमारी बेटी और अपने बेटे बेटी को लेकर जा सकते हैं मीडिया। सिद्धार्थ अशोक जी की यह बात सुन चौंकते हुए बोलता है, या देख अशोक जी मुस्कुरा देते हैं। वही सिद्धार्थ को ऐसी चौंकते देख महेंद्र सिद्धार्थ के पास उसे समझाते हुए बोलता है, अरे जीजा, तुम्हें पता नहीं, आजकल गांव में तुम्हारे और बहना को लेकर लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, इसीलिए तो पापा ने इतना जल्दी शादी करवाया। अब कल वह अपना नॉमिनेशन भरने वाले हैं, तो अच्छा होगा नॉमिनेशन के पहले ये सब कुछ क्लियर हो जाए। महेंद्र की यह सुन सिद्धार्थ के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तो सारा माजरा ये था, मतलब पहले से बहुत लोग इस बारे में आशंका जता रहे हैं। ये देख सोच सिद्धार्थ मुस्कुरा देता है। अभी वह लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक से गेट से बाहर से आता चौकीदार दौड़ते हुए अशोक जी के पास आकर पड़ता है, साहब, आपने तो बोला था मीडिया वाले शाम को आएंगे, पर वह तो पहले ही आ गए हैं और उनके साथ अभी पुलिस भी है। चौकीदार की यह बात सुन अशोक जी चौंकते हुए महेंद्र की ओर देखते हैं, तो महेंद्र अभी खुद कंफ्यूज लग रहा था। अपने पिता को ऐसे खुद की तरफ घूरते देख महेंद्र तुरंत से उन्हें समझाते हुए बोलता है, अरे पापा, हो सकता है प्रेस वाले को शाम को कहीं और जाना है, वैसे भी आपको तो पता है ये लोग कितना लोगों के जीवन में टांग लगाते रहते हैं, और पुलिस वह तो हमारे पास रोज आती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शादी हो गया है जीजा, अभी सब कुछ प्रेस वाले के सामने एक्सेप्ट भी कर लेगा। इतना बोलते हुए महेंद्र सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखता है। महेंद्र की ये हरकत देख सिद्धार्थ भी इस बार उसके कंधे पर हाथ रख मुस्कुराते हुए बोलता है, तो फिर चलो चलते हैं। एपिसोड 180 सिद्धार्थ मीरा की शादी। महेंद्र की ये हरकत देख सिद्धार्थ भी इस बार उसके कंधे पर हाथ रख मुस्कुराते हुए बोलता है, तो फिर चलो चलते हैं। सिद्धार्थ की यह हरकत देख महेंद्र पूरी तरह से चौंक जाता है। महेंद्र को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। आज से पहले सिद्धार्थ कभी भी उसके साथ इतना फ्रेंडली होकर बात नहीं किया था, और अभी सिद्धार्थ मुस्कुरा भी रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे देख महेंद्र उससे अपनी घबराई हुई आवाज में पूछता है, जीजे, अगर तुम्हारे मन में कोई चाल है तो उसे कंट्रोल रखना। अगर बाहर मीडिया के सामने तुमने कुछ भी गलत बोला तो पप्पा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। महेंद्र की यह बात सुन सिद्धार्थ के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो जाती है। वह तुरंत से शांत हो महेंद्र के कानों के पास आकर बोलता है, चिंता मत करो साले साहब, अभी तो रिश्ता निभाने का वक्त आया है। आपको लगता है मैं आप लोगों के अगेंस्ट कुछ बोल सकता हूँ? और वैसे भी अभी तो मेरी शादी भी हो गई है। महेंद्र को ये सब कुछ ठीक तो नहीं लगता, पर उसके पास सिद्धार्थ के साथ जाने के अलावा और कोई काम नहीं था। लेकिन अभी महेंद्र अपने घर के गेट तक पहुंच पाता उससे पहले ही गेट से तुरंत से पुलिस की टीम आकर खड़ी हो जाती। पुलिस की टीम को ऐसे अचानक से अपने सामने खड़ा देख एक सेकंड के लिए तो महेंद्र चौंक जाता है। फिर खुद को शांत करते हुए महेंद्र सिद्धार्थ से दूर हो इंस्पेक्टर की ओर बढ़ते हुए मुस्कुराकर बोलता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर क्यों? हमने तो आपको बुलाया भी नहीं, कहीं ऐसे तो नहीं कि इस बार सरकार ने आपको पगार ही नहीं दिया? महेंद्र की यह बात सुन इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोलता, पर वो अभी घबराया हुआ लग रहा था। इंस्पेक्टर की ऐसी हालत देख महेंद्र के चेहरे की भी मुस्कान गायब हो जाती है। वो इंस्पेक्टर की ओर घूरने लगता है। महेंद्र को ऐसे गुस्से में खुद की तरफ घूरने देख इंस्पेक्टर अपने हाथ में लिया वो कागज महेंद्र की ओर बढ़ाते हुए बोलता है, महेंद्र भाया, हमें माफ करिएगा, पर इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, टीम बाहर से आई है। इतना बोलते हुए इस इंस्पेक्टर अपने हाथ में लिया वो कागज महेंद्र की ओर बढ़ा देता है। महेंद्र तो ठहरा अनपढ़, उसे भला इंग्लिश कहाँ समझ आती। वह इंस्पेक्टर के लिए उस कागज को देख कुछ ना समझ उसे वापस से इंस्पेक्टर के हाथ में थमाते हुए बोलता है, ये क्या ड्रामा है? और टीम बाहर से भला क्यों आई है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ऐसे इंग्लिश में लिखा पेपर देकर? इंस्पेक्टर पहले से ही इन सब के लिए तैयार था। वह जानता था महेंद्र इतनी आसानी से उसे कुछ भी नहीं करने देगा, इसीलिए वह महेंद्र को समझाते हुए बोलता है, भैया जी, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, आपके अगेंस्ट किसी कार्तिक शर्मा के मॉडल का चार्ज लगा है, इसीलिए बाहर से टीम आई है जो आपको यहाँ गिरफ्तार करने आए हैं। इतना बोलते हुए
इंस्पेक्टर गेट से साइड होता है तो सामने से पुलिस की एक टीम आती है जो शायद से मुंबई से आई थी। इंस्पेक्टर की ऐसी बातें सुन और अपने सामने खड़े उस पुलिस की टीम को देख महेंद्र चौंकते हुए अपने पिता की ओर देखता है। तो अशोक जी भी अभी यह सब कुछ क्या हो रहा है समझने की कोशिश कर रहे थे। महेंद्र को ऐसे हड़बड़ाते देख अशोक जी अपने बेटे के पास आए इंस्पेक्टर से पूछते हैं, कौन कार्तिक, अब भला ये सब क्या ड्रामा है? महेंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम उसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। अशोक जी की ऐसी बातें सुन मुंबई से आई वो टीम आ गया इस केस को लीड करते हुए अशोक जी से बोलती है, मंत्री जी हमारे पास पूरा सबूत है। जिस वक्त महेंद्र कार्तिक को गोली मारकर उसके घर से निकला था उस वक्त वही रोड की कैमरा में ये सब कुछ कैद हो गया था और उसी दिन कार्तिक की मौत भी हुई थी। कैमरा में बहुत ही अच्छे से महेंद्र के हाथ में बंदूक देखा गया है, इसीलिए महेंद्र को हमारे साथ मुंबई चलना होगा। उस पुलिस वाले की यह बात सुन महेंद्र और अशोक जी दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। महेंद्र अपने पिता से अभी मदद मांग रहा था, वही अशोक जी अपने बेटे की इस गलती की वजह से उसे गुस्से में घूरे जा रहे थे। भला महेंद्र इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था? महेंद्र को गुस्से में घूरते हुए अशोक जी इंस्पेक्टर से पूछते हैं, कौन कार्तिक, कैसा मर्डर? महेंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया, और भला उसके खिलाफ आपके पास कंप्लेंट लिखवा किसने, जो तुम यहाँ पर चले आए? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अशोक जी की यह बात सुन इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। शायद से वो अभी अशोक जी के इस सवाल का मजाक उड़ा रहा था। इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए अशोक जी से बोलता है, मंत्री जी हम बिना किसी सबूत या गवाह के किसी के भी घर नहीं पहुंच जाते। हमारे पास आपके बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, ऊपर से हमारे साथ वह भी है जिसने आपके बेटे के खिलाफ ये कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी। कौन है वह? मेरे सामने लाओ। इंस्पेक्टर की यह बात सुन अशोक जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं। अशोक जी के ऐसे चिल्लाने की वजह से उस घर में चारों तरफ उनकी आवाज गूंज गई थी। वह गुस्से में इंस्पेक्टर की ओर घूरे जा रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, डैड मैं अवंतिका आपकी बेटी, क्या आप मुझे भूल गए? अवंतिका अपनी बेटी को ऐसे ऊपर से आते देख महेंद्र जी चौंकते हुए बोलते हैं। वही सभी लोग अभी अवंतिका को ऐसे आते देख चौंक गए थे। अगर अवंतिका ऊपर से आ रही थी तो भी घूंघट में कौन थी? ये देख तुरंत से ध्रुव दुल्हन के पास जा खड़ा हो उसका हाथ पकड़ लेता है। अपने बेटे की यह हरकत देख मीरा अपना घूंघट उठाते हुए मुस्कुराकर ध्रुव को गले लगा लेती है। यह नज़ारा देख महेंद्र और अशोक जी पूरी तरह से चौंक गए थे। वह दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, मतलब उनके साथ धोखा हुआ था। वही सिद्धार्थ के चेहरे पर अभी एक बड़ी सी मुस्कान थी। फाइनली वह अपना बदला लेने में भी कामयाब हो गया था और उसने अवंतिका की मदद भी कर दी थी, जो शायद से अवंतिका के जिंदगी की आखिरी लक्ष्य था, जिसके कारण वह उतने दिन से मुंबई में थी। सिद्धार्थ को ऐसे मुस्कुराते देख तुरंत से महेंद्र उसके पास उसके कॉलर को पकड़ गुस्से में सिद्धार्थ से बोलता है, जी तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें इन सब में परिवार को नहीं लाना चाहिए था, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। महेंद्र की यह हरकत देख सिद्धार्थ उसके हाथ से अपना कॉलर को छुराते हुए उसे एक झटका दे खुद से दूर करते हुए बोलता है, ये तुम बोल रहे हो कि मैं परिवार को लेकर आया, जबकि यह काम तो तुमने पहले किया था। तुमने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा और तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं छोड़ दूंगा। इतना बोलकर सिद्धार्थ हंस देता है। सिद्धार्थ की यह हंसी महेंद्र और अशोक जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे हंसते देख महेंद्र अपने पिता के पास जाकर उनसे बोलता है, पापा आप ही कुछ करो, मुझे ऐसे इस वक्त जेल नहीं जाना। अभी चुनाव में भला बचा ही कितना दिन है, और वैसे भी वो सब मैंने आपके कहने पर किया था। महेंद्र की यह बात सुन अशोक जी कुछ बोल पाते कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उसे ठोकते हुए बोलता है, चिंता मत करो, इस बार का मंत्री पद इस घर में ही आने वाला है, पर पदधारी कोई दूसरा होगा। सिद्धार्थ की यह बात सुन अशोक जी उसकी ओर घूमने लगते हैं। वो सिद्धार्थ के बोलने का मतलब क्या था ये जानने की कोशिश कर रहे थे। ये देख सिद्धार्थ अपना फोन उठा उस पर प्रेम को कॉल कर देता है। प्रेम को कॉल करना ही था कि तुरंत से मीडिया की बड़ी टोली अशोक जी के घर के अंदर चली जाती है, जो अशोक जी से एक पर एक सवाल किए जा रहे थे। दरअसल जितना भी दारू का फैक्ट्री महेंद्र चला रहा था वह सब इनलीगल थे और इन सब का कॉन्ट्रैक्ट अशोक जी ने करवाया था। ऊपर से ऐसे बहुत से काले काम थे जो अशोक जी महेंद्र और दूसरे लोगों से करवाया करते थे। अशोक जी के इन सभी काले करतूत का सबूत सिद्धार्थ के पास था, क्योंकि वो उनके साथ पिछले कितने ही साल से रहा था, इसलिए उसे इन सब के बारे में पता था। उन्हीं सब का सबूत सिद्धार्थ ने मीडिया को दे दिया था। वही सबूत लेकर अभी मीडिया महेंद्र और अशोक जी से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। ये सब देख महेंद्र और अशोक जी दोनों अपने आंखों में गुस्सा लिए सिद्धार्थ की ओर देख रहे थे,
पर इससे सिद्धार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके साथ अवंतिका और सीमा जी थी। सिद्धार्थ सीमा जी के पास आकर बोलता है, थैंक यू मेरी बात समझने के लिए, आपके इस फैसले से आपके परिवार को कभी तकलीफ नहीं होगा। दरअसल अशोक जी तो अब जेल जाने वाले थे, इसीलिए पहले से ही सिद्धार्थ ने सीमा जी को नॉमिनेशन करने के लिए मना लिया था। अब जिस पद से अशोक जी लड़ रहे थे वहां से सीमा जी लड़ने वाली थी। अपने पति के सामने झुक के रहने वाली, उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाने वाली, बिना गलती के भी डांट सुन सिर झुका चुपचाप वहां से साइड हो जाने वाली सीमा जी अब अपने पति के सामने टक्कर देने के लिए इलेक्शन में खड़ी होने वाली थी।